आवाज आ रही है सबको? क्लियर बिल्कुल? स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है। तो आज हम लोग इक्वेशंस पढ़ेंगे, जो इक्वेशंस बार बार सुन रखी हैं, याद भी होंगी सबको ज्यादातर जो है। ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और ये सब चीजें। ठीक है। पर ये कैसे? सही चैप्टर का ये है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिलहाल वही एक एक चल मिनट से हम खोल लेते हैं ये इस टैब में। रहा है। ठीक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डाउनलोड किया है आज एनसीईआरटी का बुक है। सही है। क्लास 11। एनसीईआरटी की सही चीज यही है कि ना बहुत एक्स्ट्रा है ना बहुत कम है। मतलब अगर एक यस। टीचर एनसीईआरटी से पढ़ाना चाहे तो अच्छा पढ़ा सकता है, क्योंकि वो अपना एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस साथ में देता है ना। सिर्फ एनसीईआरटी के को एक्सप्लेन करना नहीं होता है ना। एनसीईआरटी से टॉपिक उठाना होता है कि ये है, और फिर उसको पूरा वो करना होता है कि अपने जितना भी पता है वो सब बता दिया। ठीक है। सही है सर, वो भी तो आता है एनसीईआरटी में ना, क्वेश्चन नहीं बहुत आते हैं बीच में। नहीं, बात वही है कि एनसीईआरटी बेस है ना हर चीज का, तो सिलेबस तो इसी के हिसाब से चलता है। चाहे कोई भी दूसरी बुक उठा लो, वो बुक एक्स्ट्रा में इधर उधर की चीजें दे तो देगी, लेकिन अल्टीमेटली उसका सिलेबस चल रहा होगा इसी के बेसिस पे। मतलब बेस यही होगा। हाँ, इसमें जितना डीप हो सकता है उतना डीप पढ़ लो, बेटर ऑप्शन है। बस वही है। यस टीचर सर। काम वही है कि जितना हो सकता है सब कुछ बता दे तुमको। चलो इसमें सर देखें कौन फिर। पेज नंबर कितना है सर? फिलहाल इस पीडीएफ में तो है 47। फिगर 3.11, एक मिनट सर। 47 पेज है पीडीएफ में। हाँ सर, 47 आ गया, आ गया। इसमें काइनेमेटिक्स इक्वेशंस है। तो हम्म। एक एक करके देखेंगे। पहले ये बताओ कि इक्वेशंस हैं क्या क्या और कितनी है? तीन है या चार? हम्म? तीन होती हैं या चार होती है? सिद्धार्थ, हेलो, आवाज आ रही है सिद्धार्थ? कह रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस जो होती हैं कितनी होती हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है? आवाज नहीं आ रही है। सिद्धार्थ, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। कह रहे काइनेमेटिक इक्वेशंस बताओ कौन कौन सी होती है? सर तीन होती है ना। तीन होती हैं? पक्का या चार होती है? वैसे तीन होती हैं बेसिकली देखा जाए तो, पर चौथी भी हो सकती है क्योंकि बाकी दो से डिराइव होती है। nth सेकेंड वाली, या टीएथ सेकेंड किसी किसी में बोला जाता है। यस सर, उस, चार होते हैं सर, चार तीन होते हैं। है ना, उस हिसाब से तीन होती है, लेकिन उनसे मिक्स करके बना सकते हैं चौथी इक्वेशन। सेकेंड यस वाले सर। से चौथी वाली फोर्थ वाली डिराइव हो जाती है। होती कौन कौन सी है? पहली कौन सी सर बी इजकल टू यू प्लस ए टी। है? ये है पहली। दूसरी कौन सी है? बी वो वाला सर, वो डेल्टा ये कर, बी टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हम्म, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। ये वैसे तो तीसरी है। ना। ये तीसरी है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए यस एस। सर। दूसरी कौन सी है? एक सर वो वी टी प्लस 1/2 टी, 1/2 ए टी स्क्वायर वाला नहीं है? हाँ, हाफ ए टी स्क्वायर वाला। तो हाँ हाँ, एस फिर इज टी में। इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी हाँ। स्क्वायर। यस सर। और एक है एस इजकल टू बी प्लस बी प्लस बी नॉट बाई टू इंटू टी। v प्लस वी नॉट बाई टू इंटू टी। v यस सर। प्लस वी नॉट बाई टू इंटू टी। ये कौन सी है? ऐसा नहीं है। नहीं, ये एवरेज बेसिस पे है, वो बाद में आएगा। वो तो अलग बात है, वो तो इन्हीं से डिराइव हो जाती ये सर मेन है तो ये। यही तीनों है ना। हाँ, लेकिन एक होती है एस एनथ वाली। nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो कुछ नहीं। वो उसमें बस यही है कि एस एन प्लस वन सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, माइनस कर दो एन सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे अगर हम पूछते हैं, एक मोशन है, एक बॉल ड्रॉप की गई है ग्राउंड तक, तो इसको टोटल जहां से ग्राउंड तक आने में लगे हैं 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड लगे। ठीक। यस कुछ सर। डाउट? 10 सेकेंड लगे, ठीक है, इस बॉल को यहाँ से ग्राउंड तक आने में। अब ये 10 सेकेंड में से हम पूछ रहे हैं फिफ्थ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है। फिफ्थ सेकेंड में, पांचवें सेकेंड में। तो पहली बात तो ये फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या होता है? फिफ्थ सेकेंड का मतलब जहां पे फोर्थ सेकेंड एंड हो रहा हो। ठीक है। ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे फिफ्थ सेकेंड के एंड तक।
यस Yes. सर। बात आई ना समझ में? फोर्थ के एंड से फिफ्थ के एंड तक फिफ्थ वाला सेकंड होता है, पांचवा सेकंड चल रहा होगा ना। जैसे अभी कौन सा घंटा चल रहा है? 9, देखा जाए तो, क्योंकि 8 तो पार हो चुका है, 8 Yes. कंप्लीट हो चुका है, तो 9वां चल रहा है, ऐसा ही कुछ। तो ये फिफ्थ सेकंड का मतलब है 4 खत्म हो चुका है पूरा, और 5 चालू हो गया। अब फिफ्थ 5 जब खत्म होगा तब एक सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये 1 सेकंड का होता है, लेकिन वो एक बीच का कोई सेकंड होगा। और एक्सेलरेटेड मोशन में बीच का जो कोई सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम थोड़ी ना आएगा, क्योंकि अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो मतलब स्पीड तो बढ़ती या घटती जा रही होगी, इंक्रीज डिक्रीज कुछ हो रही होगी, तो Yes. यूनिफॉर्म चेंज नहीं आएगा ना इसमें। आई ना यस बात सर। समझ में? इसीलिए ये निकालते हैं nth सेकंड का, या किसी बुक में देखोगे tth सेकंड का फॉर्मूला होता है। क्लियर? बात वही है, वो फिफ्थ सेकंड, 10th सेकंड, 9th सेकंड कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो इसको कैसे निकालते हैं फिफ्थ के एंड तक? तो 5 सेकंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 5 रख के निकाल सकते हैं यहाँ पे, और 4 सेकंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 4 रख के निकाल सकते हैं इसी इसी वाली इक्वेशन में। समझ रहे हो ना कि ये सर n प्लस, इसका फिफ्थ का निकालेंगे ना, 6 सेकंड और फिफ्थ सेकंड का। नहीं, फिफ्थ खत्म होने के बाद तो ये फिर वो तो 1 सिक्स, हो जाएगा ना। फिफ्थ खत्म होने के बाद तो सिक्स्थ वाला चालू हो जाएगा ना। बात ये है, फोर्थ के एंड से फिफ्थ के एंड तक निकालेंगे, ये फिफ्थ का एंड बोल लो या सिक्स्थ की स्टार्टिंग बोल लो, ठीक है? तो दोनों सेम बात है। फोर्थ के एंड से फिफ्थ के एंड तक पांचवा सेकंड चल रहा होगा, फोर्थ का एंड का मतलब फोर्थ खत्म हो गया ना अब। यस सर। अब पांचवा शुरू हो चुका होगा, तो वहां से लेके अब पांचवा खत्म हो गया तो वहां तक। लेकिन 4 जब पूरे सेकंड खत्म हो गए थे तो ये एक हो जाएगा 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एन की जगह अगर तुम 4 रखते हो तो ऐसा कुछ होगा। या फिर एक मिनट, मैं कुछ सर और वहाँ पे करूँ, 5 ही आएगा ना, क्योंकि फोर्थ का एंड हो गया तो फिफ्थ सेकंड और सिक्स सेकंड होगा। तो ये फिर n और n-1 में चलेगा। हाँ ठीक है, फिफ्थ सेकंड के लिए फिर ये Sn-n-1 चलेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि 5 रखेंगे तो S5, यानी कि 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और और 5 उससे माइनस 4, 5 माइनस 1 यानी कि 4 सेकंड में कितना हुआ। अब ठीक है, हाँ सही है, Sn-1 होगा। क्लियर है? ये जनरल फॉर्मूला हो गया। आई ना बात यस समझ में संजीव? यस सर। यस सर। फिफ्थ सेकंड का निकालने के लिए S5 माइनस S4 करना पड़ेगा, तो ऐसे कोई भी 9 सेकंड का निकालने के लिए S9 माइनस S8 करना पड़ेगा, ठीक है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से S9 माइनस S8। लेकिन जनरलाइज कर दें तो Sn माइनस Sn-1 करना होगा। क्लियर है? तो इसके लिए फिर जैसे ही हम रख के निकालते हैं तो वो वाला इक्वेशन भी आ जाती है, उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। तो अभी तो बस ऐसे कह दिया है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके कि ये आती कहाँ से है, यानी कि हमें जो बेसिकली पहले से पता है उनसे ये कैसे ला सकते हैं। पहले से पता का मतलब अभी तक इस चैप्टर में जो पढ़ लिया है, या 10th 12th तक जो भी पढ़ा है हम लोगों ने आज तक, उससे ये यस सर। इक्वेशंस कैसे आएंगी, ठीक है। तो पहले चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे, फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ पे खास बात क्या है, किसी भी तरह के मोशन की इक्वेशन है ये, या फिर कुछ खास है इसमें? जरूरी चीज क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सक्लूसिव मोशन। हाँ ये जरूरी है, ये यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा इन इक्वेशंस में, ठीक है। सर हमें यही तो पढ़ना है ना बुक चैप्टर में, और तो वो तो है ही नहीं ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सक्लूसिव। नहीं नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ही नहीं तुम्हारे, सिर्फ एक यूनिफॉर्म ही है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या ऐसे लिख सकते हो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये होती तो ये है, पता है हमको v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, पर आती कहाँ से है? तो बेसिक सेंस स्टार्ट इसमें हम कहाँ से करेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है ये देखने से स्टार्ट करेंगे, या फिर सॉरी एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है ये तो पता है ना सबको, यस सर। क्या होता है बताओ। ये एवरेज फॉर्मूला क्या होता है इसका? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन, या टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम बोल दो या टाइम इंटरवल बोल दो, यही होता है ना एवरेज एक्सेलरेशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करें, है ना। लेकिन अगर हम इसको लेट करें जरा कि इनिशियल वेलोसिटी को u मान लें, ठीक है,
ये इनिशियल वेलोसिटी है। कुछ चीजें लेट करें। इनिशियल वेलोसिटी v1 होती है, उसको u मान लिया। फाइनल वेलोसिटी v2 होती है, जिसको हमने वी मान लिया। v मान लिया। ठीक है, ये मान सकते हैं। और इनिशियल u, फाइनल v, उसके अलावा इनिशियल टाइम को T1 इनिशियल टाइम को हमने t1 को 0 मान लिया। शुरू हुआ, हम क्यों ऐसे t1 टाइम से करें, 0 टाइम से शुरू करते हैं, सब्ट्रैक्शन में इजी रहेगा, है ना। हमेशा कोई t1 से t2 शुरू करना, मतलब t1 से शुरू करके t2 खत्म करना जरूरी थोड़ी ना है। 0 से शुरू करके t पे खत्म कर दो, सेम ही बात है। ठीक है, तो क्योंकि t इज इक्वल टू 0 टाइम किसी को भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इनिशियल टाइम हो गया t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। ठीक है, फाइनल टाइम क्या ले लें, t2 इज इक्वल टू t। क्योंकि जब हमने पहले वाले को 0 ले लिया, तो फिर अब 1 2 लगाने का तो कोई मीनिंग नहीं बचता है ना, दूसरे को t2 क्यों लेंगे। सोचो, 0 या t2 माइनस 0 कहने का कोई तुक नहीं बनता है ना, t2 को t बोल दो, फिर नोटेशन हटा देंगे ना, फिर हम 1 2 वाला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से। क्लियर है। यस सर। अब अगर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू वी, ये माइनस v2 माइनस v1 होता है ना, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 की जगह पे v माइनस u अपॉन t माइनस 0। तो ये हो गया v माइनस u अपॉन t। नेक्स्ट स्टेप, t को इधर ले आओ, तो at इज इक्वल टू v प्लस u, सॉरी v माइनस u। अब अगर हम u को उस तरफ ले जाएं तो क्या आएगा, at प्लस u इज इक्वल टू v, और इसका मतलब v इज इक्वल टू u प्लस at। क्लियर है सबको, समझ में आ गया ना। हेलो, हेलो गुड अनीता, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हुआ आज लेट। सर वैसे ही देखा नहीं था मैसेज, ठीक है चलो। अभी ज्यादा नहीं बताया है, 1 मिनट में फटाफट से समझा रहे हैं, देख लेना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी थी ना आज हम लोगों को, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। ठीक है, तो ये होती हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, जो वैल्यू है वही रहेगी। ठीक है, चेंज नहीं होता एक्सेलरेशन, उसके लिए ये सारी इक्वेशंस ड्राइव करनी होती है, जो तुम्हें पता ही होंगी। 1 2 3 4 क्या, मतलब जितने भी 3 इक्वेशंस होती है क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वगैरह, पता है ना। तो उसमें से पहली वाली इक्वेशन हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, जो चीजें पहले से हम लोगों को पता है उसकी हेल्प से कर रहे हैं। समझ रही हो अनीता। हेलो, आवाज आ रही है। जी। हाँ, कह रहे हैं समझ रही हो ना, क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यस। डिराइव कर रहे हैं हम लोग। और कैसे कर रहे हैं, सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल है। एक्सेलरेशन के बारे में पता है ना, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला। जी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हाँ, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स नहीं, डेल्टा वी, है ना, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होता है ना। तो वेलोसिटी का चेंज मतलब यस। v2 माइनस वी1, टाइम टेकन मतलब t2 माइनस t1। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ चीजें लेट करें, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, उसको u मान लेते हैं, है ना। फाइनल वेलोसिटी v2 यस। थी, उसको v मान लेते हैं। इनिशियल टाइम को हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि हमें, ये हमारी मर्जी है ना कि कौन से टाइम को हम 0 माने, तो हम t1 को 0 मान सकते यस। हैं। ठीक है, तो 0, और t2 को t मान लेते हैं। और जब ये सारी चीजें मान के यहाँ पे रखेंगे, v2 की जगह पे v, v1 की जगह पे u, t2 की जगह पे t और t1 की जगह पे 0, तो क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। t उधर गया, at इज इक्वल टू v माइनस यू, तो u इस तरफ ले आए, at प्लस यू इज इक्वल टू v, यहां से आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई ना। कुछ डाउट है यहां तक, बताओ, डाउट आया। हेलो, नो सर। नहीं आया। अनीता, आवाज नहीं आ रही है। अभी तक नहीं आ रहा था। अभी नहीं आ रही थी, कब से चली गई, कहाँ तक सुना तुमने।
80 प्लस यहाँ तक सुना दिया, v बराबर v प्लस 80 यहाँ तक बोले, यहाँ तक सुना दिया, उसके बाद नहीं। देखो ये तो समझ में आया ना कि ये t इस तरफ ले जाएंगे तो at इज इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यस u नेगेटिव है उस तरफ ले जाएंगे तो at प्लस यू इज इक्वल टू v हो जाएगा। लेकिन तो इसको सीधा करके लिखें तो कैसा आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at आ गया ना, डिराइव हो तो गई, यस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई जी यहाँ। कितना इजी था ना, कुछ है ही नहीं इसमें, बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है ना, और नाम रखने हैं, कुछ और करना ही नहीं है, सिंपल डिराइव हो जाता है। क्लियर। तो पहली इक्वेशन प्रूव करना तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट काम है, मतलब वो उसमें कुछ है ही नहीं, वो खाली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, वो भी एवरेज वाले का, ध्यान रखना, तो आ जाएगी। कुछ भी डाउट है यहाँ तक किसी को? आगे चले, इसको हटा रहे हैं फिर हम, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। इसकी हेल्प से सेकेंड इक्वेशन प्रूव करेंगे, इसकी भी हेल्प से, और बाकी कुछ फिगर वगैरह बनाने पड़ेंगे तो वो बना लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन, पहली बात तो होती क्या है बताओ अनीता, सेकेंड इक्वेशन क्या होती है मोशन की? बाकी सबसे हम पूछ चुके हैं, पता है, तुम बताओ, आवाज आ रही है? हमें लगता है आवाज की कुछ प्रॉब्लम है। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबको पता है, ठीक है। इसमें s क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है ना। u सबको पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, इमीडिएट वेलोसिटी। ठीक है। t टाइम है, ए एक्सेलरेशन। और a क्या है? एक्सेलरेशन। किसी को कुछ डाउट नहीं ना, ये भी टाइम है t, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 चीजें यूज हुई है ना। अनीता आवाज आ रही है? शायद प्रॉब्लम, जगह चेंज करके देखो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। तो सब लोग देखना कि ये सारी चीजें तो पता हो गई कि ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन भी लिख सकते थे, चाहे तो यहाँ पे तुम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। बात सेम है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बस वही डेल्टा एक्स ही है, ये कुछ अलग से कुछ नया सा बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल वही चीज है, डेल्टा एक्स को ही एस नाम मिला हुआ है, ठीक है। अब देखें कि कैसे इसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। फर्स्ट वाले की हेल्प लेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम लगाएंगे वो सिंपल सी चीज जो हमने बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। सर एरिया अंडर रूट। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी कर्व बनेगा, चाहे जैसा भी बने, उसके नीचे का एरिया निकाल के हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट? अनीता आवाज आ रही है? ठीक है, देखते हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? संजीव, तुषार, सॉरी तुषार कह रहे हैं, यस सर, आ सिद्धार्थ, रहा है। सिद्धार्थ, ठीक है। यस तो सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे एक मोशन का। तो पहली बात तो क्या क्या ध्यान में रखना है, कैसा ग्राफ बनाना है हमें वेलोसिटी टाइम का, मतलब कि वो तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा वाला भी बना दे, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट निकाल ही सकते हैं, है ना। सर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ऐसा सर ग्राफ हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ऐसा वाला? सर नहीं। नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, हाँ, एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो जीरो है। हो जाएगा, तो फिर तो हम ये इक्वेशन में एक्सेलरेशन को ला ही नहीं पाएंगे जब जीरो हो जाएगा तो, इसीलिए ऐसा वाला तो बनाना ठीक नहीं रहेगा, है ना। क्लियर कट बात है, ऐसा वाला बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अच्छा ऐसा बना सकते हैं, इसमें तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। बट इसमें इनिशियल जीरो है। क्या जीरो है? इनिशियल वेलोसिटी, तो t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, यानी कि यहाँ पे u जीरो है, फिर सही सर है यू ना। आ पाएंगे हम। तो फिर हम u नहीं ला पाएंगे,
तो इसका मतलब हम ये वाला भी चूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कौन सा चूज करेंगे? कुछ ऐसा चूज कर यस सकते हैं। इसमें क्यों सब कुछ सही है? क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, समथिंग u। जैसे v1 होती है ना, तो वो v1 को नाम दे दिया है u इनिशियली। यानी इनिशियल का मतलब क्या है कि जो भी हमने टाइम जीरो चूज किया है, ठीक है, उस पे कुछ वेलोसिटी है। ये टाइम एक्सिस है ना, यहाँ पे जीरो है, ओरिजिन है, वहां पे वेलोसिटी है कुछ, तो इसीलिए ये चूज कर सकते हैं हम। इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसको एज अ चॉइस लेने में। ठीक है, क्लियर? तो ये ले सकते हैं। ले तो और भी सकते थे, किसी और तरह का, जैसे कि ये भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, तो अभी हम ज्यादा नेगेटिव एक्सेलरेशन वाली चीज में नहीं जाना चाह रहे हैं। वो आएगा तो उस वाले में रखेंगे। यहाँ पे अभी हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, तो हर चीज को फिलहाल पॉजिटिव पॉजिटिव लेके ही चलेंगे। फिर नेगेटिव आएगा तो उस फॉर्मूले में अलग से पुट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल हम सब पॉजिटिव लेके चलेंगे ताकि जनरल फॉर्मूला बने। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव साइड ही हमने कुछ ली, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि एक्सेलरेशन भी हमें क्या मिले, पॉजिटिव मिले, कांस्टेंट भी मिले और पॉजिटिव भी। और कांस्टेंट कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, सर, सीरीज स्ट्रेट है। स्लोप सेम है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप सेम है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो ये पूरी तरह पॉइंट क्लियर है कि क्यों यही वाला चूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम इसको देते हैं छोड़, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमने बस बेसिस लिया था ना कि क्या निकालने वाले हैं। इसको देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा भी बना लेते हैं। वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये हमने बना लिया। तो यहां तक है, ठीक है, तो यहीं तक का हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना। सबको क्लियर है? एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। लेकिन ये एरिया एक ही तरह का एरिया तो है नहीं। अनीता, आवाज आ रही है? जी। हाँ, तो हम कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम में एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसीलिए हम ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, और यहीं से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम यहां से लेते तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती। टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, देखो जीरो है ना, तो इसीलिए नहीं लिया, क्योंकि यूटी में फिर यू जीरो नहीं हो जाएगा। ठीक है, यूटी आना है ना, तो यू जीरो हो जाएगा, तो फिर हम ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे? और ऐसा वाला भी ग्राफ नहीं ले सकते थे क्योंकि इसमें ए जीरो हो जाता है। वीटी में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर तो वाई एक्सिस कांस्टेंट हो गई, तो फिर एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया ना, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वो नहीं, वो लेंगे तो फिर हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा फिर। क्लियर? यस। इसीलिए ऐसा वाला लेंगे। इनिशियली भी कुछ वेलोसिटी है जिसको हमने नाम दे दिया u। ठीक है, या फिर अगर अभी ऐसे माने तो उसको हम नाम कुछ और ही दे देते हैं, चलो, कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v1 को नाम हम दे दे रहे हैं v नॉट। ठीक है, क्लियर? उसको v नॉट नाम दे देते हैं और v2 को नाम दे देते हैं v। ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि v1 इनिशियल वेलोसिटी है और v2 फाइनल है। सही है ना? ये सब इनिशियल वाली चीजें हैं और ये सब ये फाइनल वाला आइटम है पूरा। ठीक, टाइम, इनिशियल टाइम को हम क्या ले लें, जीरो, सबसे बढ़िया। फाइनल टाइम को क्या ले लें, टी, है ना? क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट में भी यही चीज है कि फिलहाल लेना चाहो तो ठीक, नहीं तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन को हम ले सकते हैं एक्स नॉट और फाइनल पोजीशन को हम ले सकते हैं समथिंग एक्स। ठीक है ना? कहीं कुछ डाउट नहीं किसी को? ये हमने सब कर लिया, लेट। अब यहाँ पे एरिया निकालने वाली बात है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जिससे आने वाला है। तो एरिया दो स्टेप में आएगा क्योंकि यहाँ पे दो चीजें बन रही हैं, एक ऊपर ट्राइंगल बन रहा है और एक नीचे रेक्टेंगल बन रहा है। दो स्टेप में आएगा एरिया। तो अगर हम इनको नाम दे दें, ये तो ओरिजिन हो गया ओ, और कुछ भी ऐसे नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। सही है? तो एक, अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो क्या क्या एरिया मिलाना पड़ेगा? एक तो ट्राइंगल बी सी डी का एरिया और प्लस रेक्टेंगल प्लस, एक सेकेंड कहाँ गया ये, हाँ ये रहा, ठीक है, प्लस रेक्टेंगल
रेक्टेंगल ओ ए बी डी का एरिया। यहां तक किसी को कुछ डाउट है कि एरिया के लिए हमें इन दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा? सबको आवाज आ रही है अनीता? जी सर। यहाँ तक किसी डाउट नहीं है ना? एरिया नहीं। निकालना पड़ेगा, ठीक है, नो दोनों सर। का एरिया मिला के आएगा। तो ऊपर वाला एरिया जब हम निकाल रहे होंगे, पहली बात तो ये पॉइंट, हमने नाम तो पॉइंट को दिया डी, लेकिन इस जगह पे वेलोसिटी होगी ना कुछ, तो वो वेलोसिटी क्या है? पहले वाली वेलोसिटी है ना, टाइम जीरो पे। सोचो, यही तो है टाइम जीरो। यस। ये t1 है ना, टाइम जीरो है, और ये है t2। तो हर जो चीज t2 पे है वो v2, यानी कि ये जो वेलोसिटी है ये हो जाएगी v2, जिसको हम v नाम दे रहे हैं। ये वेलोसिटी हो जाएगी v1, ठीक है। तो अगर देखें तो ये b से c तक की जो लेंथ है ये कितनी आएगी? ये b पॉइंट है, b से c तक की लेंथ कितनी आएगी? v2 माइनस v1। अनीता क्लियर है? v2 माइनस v1 आएगा क्योंकि ओरिजिन से ऊपर तक v2 है, फिर यस। ओरिजिन से यहां तक v1 है, माइनस करेंगे तभी तो ये बीच का आएगा ना। यस। क्लियर है कि बीच का आ जाएगा v2 माइनस v1। v2 ज्यादा है, v2 नीचे कम है, तो बीच का बचा हुआ आया v2 माइनस v1। तो इस ट्राइंगल का हाइट आ गया v2 माइनस v1। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, सबको दिख रहा होगा, क्योंकि ये वर्टिकल डॉटेड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपस में कैसे होते हैं? 90 पे होते हैं ना, यस सर। इसीलिए ये 90 होगा यहाँ पे। और ये हाइट हो गई, तो बेस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, जो कि ये पॉइंट डी है मान लो, तो डी भी हो गया बेस। तो इसके लिए तो हाफ इंटू डी बी इंटू बी सी, यही करना पड़ेगा, यस सॉरी, सर। इंटू इंटू बी सी, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। किसी को कुछ डाउट है? नहीं ना? नो। और ये बेस कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। सोचो, यस सर। T2। डी बी जो बेस है वो इतना ही तो है, यहां से लेके यहां तक का। ये क्या है? इसके बराबर। और ये है कितना? T2 माइनस T1। क्लियर? तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, जो अभी रखेंगे, लेकिन पहले हम रेक्टेंगल का लिख लेते हैं, देखते हैं। रेक्टेंगल ओ ए बी डी में अगर हम कहें तो ये पॉइंट ए था, सॉरी, ठीक है। तो ओ ए इंटू ए बी, ये कह सकते हैं, ये एरिया हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, एरिया हो जाएगा उसका। कुछ डाउट किसी को? नहीं ना? सिद्धार्थ, अनीता? नो सर। नो सर। ठीक ओ है। मेरा नाम नहीं लिया आप, सॉरी। हाँ संजीव, कोई बात नहीं, सबको बताना था, नहीं हमें लगा कि तुम्हें डाउट नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो हाफ डी बी क्या हो गया? डी बी हो गया T2 माइनस T1, सर टी। ठीक है ना? टी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, टी माइनस जीरो अभी रख देंगे, लेकिन पहले T2 माइनस T1 ही ले लेते हैं। BC क्या हो गया? BC देखो V2 है माइनस V2 V1। माइनस V1, है ना, वो V2 माइनस V1 हो गया। और प्लस में करके ये अब रेक्टेंगल के एरिया में OA प्लस AB है, तो OA यानी कि O टू A T2 माइनस T1। यस सर। और A से B कितना हुआ? A से B, A से B को देखो कितना है? V1 माइनस जीरो नहीं है, देखो यस सर। सीधी बात है, AB है V1 माइनस जीरो, साफ साफ पता चल रहा है, तो V1 माइनस जीरो, ठीक है। अब हम वैल्यूज रख सकते हैं। हाफ T2 माइनस T1 में हम T2 की जगह T, T1 की जगह जीरो, V2 की जगह V और V1 की जगह V नॉट रख सकते हैं। V नॉट इनिशियल वेलोसिटी मान ली गई है। और प्लस रेक्टेंगल के एरिया में T2 माइनस T1 T माइनस जीरो हो गया, और V1 माइनस जीरो, वो तो V1 है ही, ठीक है, सॉरी V नॉट है, वो V1 नहीं है। अच्छा हाँ, वैसे V1 है यहाँ पे, लेकिन वो अब V नॉट रखा जा सकता है। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको? यस। तो अब ये t माइनस जीरो को हम t लिख सकते हैं सीधा सीधा, तो हाफ v माइनस वी नॉट टी और प्लस वी नॉट टी, ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, ये भी यस t आएगा, t इंटू वी नॉट। अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, तो हाफ v माइनस, सॉरी, हाफ वी टी माइनस हाफ वी नॉट टी, हाफ का भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और टी का भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया इस टी का, तो हो जाएगा हाफ बी टी माइनस हाफ वी नॉट टी प्लस
वी नॉट टी। क्लियर? तो यहाँ पे सर हम यहाँ v, पे डायरेक्ट भी तो कर ही सकते हैं ना, वी हाँ माइनस वी नॉट को 80 पुट कर देंगे। नहीं अभी नहीं, पहले ये साथ में तो आ जाए, v माइनस वी नॉट को वो जहाँ करेंगे। सर हाँ हाफ जो अच्छा ब्रैकेट में हाँ, होती नहीं नहीं तो फिर ये वाला रह जाएगा। नहीं नहीं हाँ ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये भी सही है। और हाँ वैसे ही आएगा, सही है। तो हम यहाँ पे v माइनस वी नॉट जो आया है, तो अगर हम उसको v प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले में रखें तो u की जगह पे v नॉट है ना, यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट ली गई थी। ठीक है, किसी कुछ डाउट? तो फ्रॉम इक्वेशन वन अगर हम देखें, फ्रॉम वन का मतलब v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है, कुछ डाउट यहाँ पे किसी को? v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ संजीव? सर नहीं जैम, कुछ। तो जैम फाइल क्यों शेयर किए? कुछ उसमें है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, वो बस ऐसे ही देख रहा था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अनीता क्लियर है? यस। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को यहाँ पे v नॉट लिया था ना, इनिशियल वेलोसिटी को, तो इसीलिए v नॉट रखा है। इसको इधर लाएंगे तो v माइनस वी नॉट होने लगेगा, क्या आएगा ए टी के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम इसकी जगह ए टी रख दें तो क्या आएगा, हाफ हाफ 80 ए स्क्वायर। टी, और बाहर एक टी है तो ए टी स्क्वायर होने लगेगा, और ये v नॉट टी है। तो क्या बचा, v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ डाउट है? एरिया ये आ गया, लेकिन एरिया तो वो है ना, क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, x माइनस एक्स नॉट, यस डेल्टा एक्स। है ना, डेल्टा एक्स या x माइनस एक्स नॉट, क्योंकि ऊपर से हम क्या लेके चल रहे हैं, एरिया। और एरिया को हम यहीं पे कह सकते हैं कि ये डेल्टा x आएगा, या डेल्टा x को बोल सकते हैं x2 माइनस एक्स वन आएगा, या x2 माइनस एक्स वन को बोल सकते हैं कि ये x माइनस एक्स नॉट आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ नीचे तक कॉपी हो जाएगा कि x माइनस एक्स नॉट ये चीज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम बस इतना करें कि जो इनिशियल पोजीशन है x नॉट उसको जीरो ले लें। ठीक है, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट s को ले लें x माइनस एक्स नॉट। यस सर। x माइनस एक्स नॉट पूरा डिस्प्लेसमेंट है ना, चेंज इन पोजीशन, उसको ही हम s ले लें, और जो v नॉट था उसको बस सिंबल से रिप्लेस कर दें u से। तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अनीता कुछ डाउट है बताओ? नो सर। पक्का ना? x यस। माइनस एक्स नॉट को हम बस s लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट है, सिंबल दे दिया है, नाम दे दिया है डेल्टा x को s, बस हो गया। क्लियर? तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव हो गया। तो क्या क्या यूज किया हमने यहाँ पे, एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल कह रहे हैं सॉरी, एक फिगर बनाया जो कि वीटी में ग्राफ था, जिसकी हेल्प से, जिसके एरिया की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले। ठीक है, कुछ कन्वेंशंस लिए कि v1 को v0 लेना है वगैरह वगैरह। ठीक है, बीच में एक बार इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ी। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, वहां से यूज किया, कर लिया, और यहाँ पे ये प्रूव हो गया। कुछ भी डाउट है? बहुत सिंपल होता है इसको प्रूव करना, हटा दे अब। ठीक है, अब थर्ड वाला देखें, यस। थर्ड वाला देखते हैं। ये सब सिंपल मेथड्स हैं इन सबको प्रूव करने के। थर्ड वाले में भी ये सेम फिगर यूज होगा, उसका रीजन है क्योंकि उसमें भी डिस्प्लेसमेंट ऐसा आता है ना, तो हम उसी बेसिस पे प्रूव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सेम फिगर यूज करके उसको भी प्रूव किया जा सकता है। क्लियर? देखो ध्यान से, और हाँ याद कैसे रहेगा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले में एग्जैक्टली क्या करना था, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस वाले में एग्जैक्टली क्या करना था, क्योंकि ये तो भूल सकते हैं ना जनरली। पता है कैसे याद रहेगा? चक्कर ये है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जब हम एरिया निकाल रहे होंगे ना इसका, तो एरिया में यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज आएगी वो आएगी v, फाइनल वेलोसिटी। इसमें देखो कहीं फाइनल वेलोसिटी है क्या? यस सर। नहीं है ना, यानी कि ये हटानी है हमको, रिमूव करना है हमको इसको। और रिमूव कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन पता है हमको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर बोल दो v नॉट प्लस ए टी, जो भी। तो यहां से हम इसकी वैल्यू उठा के ये वाली रख सकते थे वहां पे।
आई ना बात समझ में? तो वही हमने रख दी, आ गई इसमें इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल यही वाली कैलकुलेशन यूज करेंगे हम जो अभी की हमने। ठीक है, बस फर्क इतना होगा कि इस वाली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें टाइम को हटाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये एरिया निकालते टाइम टाइम आएगा बीच में। ठीक है, टाइम की वैल्यू इसी से v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी से उठा के रख देंगे हम। टाइम की वैल्यू यहां से क्या आएगी? v माइनस वी नॉट अपॉन ए। ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे बीच में जहां पे नहीं रखना था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये वाला किया था। क्लियर है सबको? अब देखो फटाफट करते हैं, दिखेगा। फिर हम वही चीज करेंगे, निकालेंगे एरिया। ठीक है, एरिया निकालेंगे, आएगा ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। अब हम नाम भी नहीं लिख रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं क्योंकि एक हो चुका है तो बात वही सेम ही होने वाली है। ये एरिया आ जाएगा हाफ v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 प्लस रेक्टेंगल का एरिया v1 माइनस 0 और t सॉरी हाँ ठीक है, v1 माइनस 0 और t2 माइनस t1। जब वैल्यूज पुट करेंगे इनकी तो हाफ v माइनस वी नॉट और यहाँ पे t माइनस 0 प्लस यहाँ पे v1 यानी कि v नॉट हो जाएगा और ये t2 माइनस t1 मतलब t माइनस 0। क्लियर है? तो यहाँ पे हाफ v माइनस वी नॉट t प्लस वी नॉट t कॉमन ले लो, हाफ v माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट और ये t को पूरा बाहर आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम t की वैल्यू रख लेंगे। अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो हाफ v माइनस, या फिर एलसीएम ले लो 1/2 का, 1/2 ऐसे लिख लो। ठीक है, एलसीएम ले लो, क्या आएगा? v माइनस वी नॉट प्लस 2v नॉट डिवाइड बाई 2। ये आएगा, बाहर आएगा टाइम। ठीक, कैलकुलेशन में किसी कुछ डाउट आए तो बीच में बोल देना, वैसे आना नहीं चाहिए। v माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट, ठीक है, 2v नॉट प्लस का है, एक v नॉट माइनस का है, तो कितना आएगा? प्लस का v नॉट आ जाएगा ना। यस सर, तो v v माइनस प्लस वी नॉट अपॉन 2 v प्लस वी नॉट अपॉन 2, v क्योंकि प्लस हाँ 2v नॉट प्लस का है और एक v नॉट माइनस का है, तो 2 माइनस 1 प्लस का 1 बचेगा, तो v नॉट आ जाएगा। ठीक, v प्लस वी नॉट और बाहर आया t। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? नो अनीता, सर। यस। डाउट है क्या? यहाँ बताओ। पर v प्लस वी नॉट कहाँ से आ गया? इसको सॉल्व किया ना, देखो v माइनस वी नॉट प्लस 2v नॉट था, यहाँ पे देखो एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लो, क्या होगा? 2 आ जाएगा जी। एलसीएम, तो ऊपर ये चीज आ जाएगी, इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो पक्का है ना। तो एक वी नॉट में यस। 2 मल्टीप्लाई है, एक वी नॉट में 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई है। सॉल्व करेंगे तो होगा ना, जैसे माइनस एक्स प्लस 2x क्या होता है? कितना होगा? x नहीं आ जाएगा प्लस का? यस। बिल्कुल वैसे ही ये वी नॉट दो दो थे ना, एक माइनस वी नॉट था, एक प्लस 2 वी नॉट था। सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 1 बचेगा प्लस का, तो क्या आएगा? वी नॉट, यस। तो v प्लस वी नॉट बचेगा। आया समझ में? वहां से आ गया। यस। ठीक, बाहर t लिखा हुआ है, ये चीज हम x माइनस एक्स नॉट लेके चल रहे हैं। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट या जो भी चलो लेके चल सकते हैं, तो ये x माइनस एक्स नॉट के इक्वल ये चीज आ रही है। ठीक है, अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर से करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि वो जो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी होता है ना, उसमें से t की वैल्यू निकालेंगे v माइनस वी नॉट अपॉन ए। ठीक है ना, और समझ में आया ना क्यों t की वैल्यू निकाली? क्योंकि हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं आता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, टाइम नहीं होता है। तो यहां से टाइम को गायब करना हमारी जिम्मेदारी बन गई ना। क्लियर है? यस। तो बस वही जी। है, सिंपल लॉजिक है। तो टाइम को हटाओ वहां से, तो टाइम की वैल्यू ये आ गई, रख दो। रखोगे तो क्या आएगी? x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट बाई 2, और टाइम की वैल्यू आ रही है v माइनस वी नॉट बाई ए। तो नीचे तो 2a आ जाएगा, ऊपर v प्लस वी नॉट, v माइनस वी नॉट। सही यस है, सर, आइडेंटिटी इसको लगा देंगे सर वहाँ पे। इसको हम s लिख देते हैं, s इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना कि s लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो s लिख दिया। 2a नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो अगर लेफ्ट में चला जाए तो क्या हो जाएगा? 2as नहीं आ जाएगा? यस सर। और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी,
क्या होता है अनीता? बी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, और ये माइनस वी नॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2as प्लस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल इक्वल टू टू वी स्क्वायर। तो ये क्या बचा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as, या फिर वी नॉट को अगर हम u लिखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यू प्लस स्क्वायर टू। प्लस 2as। अनीता कितना क्लियर? जी पूरा पूरा क्लियर है ना, कुछ भी डाउट नहीं? डाउट है सर। डाउट है कहाँ पे बताओ? ये यहाँ पे तो क्लियर। जी सर। ठीक है, तो वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे लाइट वाइट की आ गई थी इस वजह से। ठीक है, संजीव लगता है लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो तुम क्या कह रही थी, अब बताओ अनीता, कहाँ प्रॉब्लम आई तुम्हें? सर यहाँ पे अलग से बी स्क्वायर बराबर बी नॉट बी जीरो स्क्वायर प्लस 2s क्यों ले रहे हैं? सुनो, एस क्यों ले रहे हैं? नहीं, एक्स माइनस एक्स नॉट को एस ले रहे हैं, चेंज इन पोजीशन। यस, उसको नहीं, उस नीचे यहाँ पे बी स्क्वायर जो है ये वो तो इतना क्लियर है जी। नहीं तो 2as क्यों ले रहे हैं? नहीं, यहाँ पे s तो आ जाएगा ना। अच्छा, ये s आएगा कि नहीं, पहले ये बताओ। यहाँ पे वो तो आएगा, वहां पे भी क्लियर है, लेकिन यहाँ साइड में। सुनो तो, पहले इसकी बात जी कर रही हो या फिर यहाँ की बात कर रही हो? यहाँ पे वो भी नहीं। और नीचे, जी यहाँ पे ये या फिर ये नहीं सर, यहाँ साइड में जो बी स्क्वायर बराबर बी नॉट स्क्वायर प्लस 2s। ये यही तो है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 2as। यस यस यही। ये ना, तो इसमें ये क्यों जी ले रहे हैं? क्या यहाँ पे ले नहीं रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है। उसके नीचे लिखना था, पर जगह यहाँ पे बहुत सारा थ्योरी लिखी हुई है ना, इसलिए वहां नहीं लिखा, और कुछ नहीं है। यहाँ देखो, इस वाले स्टेप को देखो खाली तुम, एस इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ये तो डाउट नहीं ना कि जी कहाँ से आ गया। नहीं। ठीक है, इसमें टी की वैल्यू उठा के रखी थी हमने, बस उससे आ गया। अब ऊपर क्या आ रहा है, v प्लस वी नॉट, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है ऊपर ही ऊपर न्यूमरेटर में, v माइनस वी नॉट।
अब a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करें तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। जी तो यही तो आ गया है, वी स्क्वायर यस माइनस वी नॉट स्क्वायर आ गया, ये ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर a अपॉन बी लिखा है इंटू सी अपॉन डी लिखा है तो a और c मल्टीप्लाई होंगे ना, और b और d जी मल्टीप्लाई होंगे, तो वही यहाँ पे हुआ, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो गया, नीचे नीचे 2 और a है, वो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 2a। सही है, यस इतना तो आ जाएगा। अब ये 2a को हम उधर ले जा सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 2as हो जाएगा, इज इक्वल टू वी यस स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट स्क्वायर नेगेटिव है, उसको उस तरफ ले गए तो प्लस में हो गया, 2as प्लस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब इसी को तो खाली सीधा करके लिख दिया है हमने, सेम चीज जी लिखी है, बस खाली वी स्क्वायर लेफ्ट में लिख दिया है और जो लेफ्ट वाला पूरा था उसको राइट में लिख दिया है, बस। आया ना समझ में। और यस वी नॉट को वी यू लिख सकते हैं, तो इसीलिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया। क्लियर हो गया। जी ये जब करोगे तुम लोग तो अपने आप ही आ जाएगा, बस खाली बेसिक लॉजिक याद रखने पड़ते हैं कि क्या करना है, ठीक है, कहाँ से शुरू करना है, बीच में क्या जरूरी चीज करनी है, बाकी ये सब कैलकुलेशन तो अपने आप होती चली जाएंगी जैसे जैसे करते चले जाओगे, ठीक है। याद खाली वही रखना है कि टाइम को हटाना है, टाइम की वैल्यू उठा के रखनी है। सेकेंड इक्वेशन प्रूव करनी है तो टाइम को नहीं हटाना है, किसको हटाना है, फाइनल वेलोसिटी को, v को हटाना है, क्योंकि उसमें होता नहीं ना v, तो v को हटाना है, v के लिए रखना है। आ गई बात समझ में, तो बस यही यस हो गया ना, प्रूफ डिराइव हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से इस वाले फिगर से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाती है, बिना उस फिगर के पहली वाली तो ऐसे ही हो जाती है, ठीक है, दूसरी तीसरी उससे हो जाती है। यहां तक किसी कुछ डाउट है तो बोल सकता है, ये पूरा क्लियर हो गया, हो गया सर। ठीक है। सिद्धार्थ सर एक क्लियर मिनट, है। 3.9 और 3.9 ए और बी समझाना। 3.9, एक मिनट रुक जाओ, किसकी बात कर रहे हो, क्या 3.9, ये इसकी बात कर रहे हो। यस सर। अरे ये जो लिखा है ये एवरेज बोला जा सकता है ना, इनिशियल फाइनल बाय 2, एवरेज यस वेलोसिटी, तो इसलिए लिखा हुआ है वो एवरेज वेलोसिटी, उस हिसाब से v बार इज इक्वल टू ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये चीज बोली जा सकती है कि एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस मतलब फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2 करके लिख सकते हैं, पर हमेशा ये बात ट्रू नहीं होगी, समझ ध्यान देना, ये चीज एवरेज के तौर पे हमेशा यूज नहीं की जा सकती। जैसे अगर हम तुम्हें सिचुएशंस दे देना कि तुम मान लो एक जगह से दूसरी जगह गए कुछ स्पीड से, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तुम 150 किलोमीटर कहीं पे किसी ए से बी शहर पे, फिर बी से ए आए तो और फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो हो सकता है यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ना हो, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए, तो हर जगह के लिए नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे बस छोटा सा दिखाया गया है कि हाँ ठीक है एवरेज ये है, पर वो सिचुएशन बेस्ड फॉर्मूला है, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है ही है, उसके अलावा भी एक बात है, वो भी आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि दो तरह की सिचुएशन होंगी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एक तो ये कि जिसमें टाइम सेम होगा, दो जर्नी होंगी, दो जर्नी, ठीक यस है, सर, टाइम सेम होगा दोनों का एक में। टाइम, एक में डिस्टेंस सेम होगा या भाई डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो दोनों यस में एवरेज जो निकलता है वेलोसिटीज का वो थोड़ा अलग निकलता है, एग्जैक्टली सेम तरह से नहीं निकलता। क्लियर है, वो सर, दिखाएंगे। फॉर्मूला क्या है होता है उनका दोनों का अलग अलग? हाँ फॉर्मूला अलग हो जाता है, वो बेसिक उसका सेंस अलग है ना, तुम वो फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो भी निकल आएगा वो, लेकिन उसका बेसिक सेंस से लगाओगे तभी निकलेगा। टाइम सेम होने से हम उसको टाइम को सेम करेंगे, मतलब कि डिस्टेंसेस सेम नहीं थी, तो s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 करके लगाएंगे फिर उसको, और s यस, होता है जनरली s क्या होता है, यूटी वो वाला, प्लस आर। नहीं नहीं वो वाला नहीं, कांस्टेंट स्पीड से गए हैं ना, एक्सेलरेशन कहाँ हुआ है इसमें, ये बिना सर एक्सेलरेशन वाला है सर हुआ, सर ठीक वो है। स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा सर। हाँ स्पीड इनटू टाइम वाला हो जाएगा, तो ये समथिंग v1 t1 आएगा और ये समथिंग v2 t2 आएगा, लेकिन क्योंकि t1 t2 सेम है तो v1t और v2t होने लगेगा, और ये वाला 2t यानी कि v इंटू 2t हो जाएगा। आई बात यस समझ सर। में, क्योंकि पूरा डिस्टेंस जाना है ना, s1 भी s2 भी, तो s1 गए t टाइम में, s2 भी गए t टाइम में, तो टोटल कितना टाइम लगा, 2t सर टाइम टू लगा, और ये v एवरेज हो गया,
तो वी एवरेज इंटू 2t इज इक्वल टू ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ से t V1 कॉमन ले plus लेंगे इसमें से, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक सर है, V1 plus V2.2 हो हाँ जाएगा इस सर। केस में आएगा v1 प्लस v2/2 टाइम जब सेम हो रहा है। लेकिन जब अगर हम कहें कि डिस्टेंसेस सेम है, जैसे a से b शहर जाने में जितना डिस्टेंस लगेगा b से a शहर आने में उतना ही तो लगेगा अगर सेम यस पाथ से सर। आए तो। ठीक है, डिस्टेंस सेम है इस केस में, तो इसमें हम टाइम को t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 करके निकालेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो टाइम को हम रखेंगे क्या, जैसे v इज इक्वल टू होता है s अपॉन t, तो टाइम होता है s अपॉन v। तो यहाँ पे हम s यानी कि टोटल डिस्टेंस तो 2s हो जाएगी अगर एक तरफ की s मानी है तुमने तो। ठीक है, और अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू t यानी कि s अपॉन v1 प्लस t2 यानी कि s अपॉन v2। बोला ना पहले ही कि डिस्टेंस सेम है, s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s। अनीता बातें समझ में आ रही हैं? जी सर। है ना, तो वो सिचुएशन बेस्ड होगा कि कब एवरेज कैसे आएगा। यहाँ पे देखना एवरेज क्या आएगी, बिल्कुल अलग सी आएगी। तो यहाँ से s कॉमन ले सकते हैं हम ऊपर से, तो 1 1 बचा बाहर s, ये s से s कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बाई वी बार इज इक्वल टू ये बचेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको पलटें या फिर इसको पहले एलसीएम लें, ठीक है, एलसीएम लें या फिर वैसे पलट के देखें तो सब बात समझ में आएगी। इंटू ये V2। इसका जो जनरल फॉर्मूला आएगा, 2 को अगर उस तरफ ले जाएं तो 1 अपॉन वी बार इज इक्वल टू 1/2, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये आया 2 के लिए, लेकिन अगर हम n के लिए बोलना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे n हो जाएगा और यहाँ पे डैश 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 करके v n तक चला जाएगा। ये समझ में आई बात, ये जनरल फॉर्मूला यूज होगा जब डिस्टेंसेस सेम, जैसे 10 जर्नीज की गई है, ठीक है, 10 जर्नीज है और 10 की 10 जर्नी में डिस्टेंस सेम थी। ठीक है, हर बार मान लो 15 किलोमीटर की जर्नी थी, हर बार सेम 15 किलोमीटर की जर्नी थी। ठीक है, और दसों में वेलोसिटी अलग अलग थी, v1 v2 v3 और v10 तक अलग अलग, टाइम भी अलग अलग लगा होगा। ठीक है, जब वेलोसिटी अलग थी, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अनीता बात समझ में आई ना? यस। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से बात समझेंगे। ठीक है, तो इसको हमेशा के लिए नहीं लेना है कि हाँ हमेशा एवरेज होता है v1 प्लस v2/2 तो वही होगा, ऐसा नहीं। क्लियर, यस। समझ में आ गया ना? सिद्धार्थ तुम पूछ रहे थे। यस सर। ठीक है, वो अलग चीज है। अब देखें दूसरा तरीका, ये एक तो देख लिया हमने, सिंपल तरीके से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, है ना। और चौथी वाली जो होती है एसएन वाली, nth वाली, अनीता फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये nth टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पता है, nth या यस। tth टाइम में जो निकालते हैं, किसी किसी बुक में nth लिखते हैं, किसी किसी बुक में tth लिखते हैं, तो वो पता है क्या होता है? ये नहीं। इक्वेशन नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये क्या होती है, क्या निकाली जाती है। nth टाइम tth टाइम का मतलब क्या है, ये पता है? उस एक सेकंड के अंदर जो निकालते हैं, उस एक टाइम पीरियड में जैसे जो निकालते एक बार फटाफट से इसको बता देते हैं, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, ऊपर से हमने एक जी। बॉल छोड़ी, बॉल ड्रॉप की हमने, ठीक है, बॉल नीचे जा रही है, तो मान लो बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में 10 सेकंड लगे, और हम पूछ रहे हैं, और क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन था, क्योंकि ग्रेविटी के अंडर था, तो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, जी लग रहा होगा ना हर समय बॉल पे, तो यस। इसमें क्या है कि बराबर टाइम पे बराबर डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं होने वाली है। पहले एक सेकंड में बॉल बहुत कम गिरेगी और आखिरी की एक सेकंड में बॉल बहुत ज्यादा हैं। गिरेगी। ठीक है, क्योंकि तेज हो चुकी जी। होगी ना। तो इसमें क्या है कि अगर हम पूछें कि मान लो 6th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉल, या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी बॉल, तो कैसे निकालेंगे? 6th मतलब छठे सेकंड में निकालना है हमको। तो ये छठे सेकंड या 6 सेकंड का मतलब क्या है, 5th सेकंड जब खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, वहां से ये 6th वाला सेकंड शुरू होगा ना। यस। ठीक है, जैसे कि एज के जी। बारे में नहीं होता है, कुछ लोग एज के बारे में ये बताते हैं जो कंप्लीट हो चुका है, और कुछ लोग एज के बारे में वो बताते हैं जो चल रहा है। जैसे कोई अगर 17 साल का हो चुका है तो दो तरह से वो बता यस। सकता है कि या तो वो 17 साल का है या 18वें में चल रहा है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है कि 6th सेकंड का मतलब है 5वें के खत्म होने के बाद जो शुरू होगा, और कहां तक चलेगा, 6th के एंड तक चलेगा, यानी कि होगा तो ये 1 सेकंड का टाइम गैप। ठीक है, यस। तो इसी में निकालना है, तो S6 माइनस S5 करना पड़ेगा ना हमको। देखो कि टोटल 6 यस। सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो पूरे 6 सेकंड में, 0 से लेके 6 सेकंड में,
और 0 से लेके 5 सेकंड में कितना हुआ। तो जब ये 0 से 6 का 0 के 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ नहीं जाएगा गैप बीच का। यही बात है बस। आएगा। ठीक है, तो बस S6 से S5 को सब्ट्रैक्ट कर देना और यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाना है, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। ठीक है, बस इसमें एक ही जगह जी हो जाएगा अगर अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, और कोई और टाइप का है तो वहाँ ए रहेगा। क्लियर। तो यस 6 सेकंड के लिए फॉर्मूला ऐसा है। तो सोचो जरा यहाँ पे इसको जनरलाइज करने के लिए, अगर ये 6 की जगह nth सेकंड होता तो 6 की जगह n रख दो, तो 5 की जगह क्या आएगा, n-1, एक कम। बात आई समझ में। तो इसीलिए ये होगा n Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर है। तो जी ये चीज आ जाएगी। अगर इसको हम रखें भी, यानी कि सच में निकालें भी, हमने कहा था चौथा वाला भी निकाल लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन वाले पे चलते हैं, पहले इसको निकाल लें, बेटर रहेगा। तो देखो सोचो Sn निकालने के लिए क्या, n का मतलब टाइम, टाइम की जगह n रख देना है और कुछ नहीं। क्लियर। तो इसमें रख देते हैं। होता क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा। हाफ ए एन स्क्वायर। हो जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सर यू एन माइनस वन प्लस हाँ हाफ यू ए माइनस एन वन का माइनस वन, क्योंकि टी की जगह एन माइनस वन रखना है हमको, है ना, जी प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये चीज आएगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा सा है। यू एन माइनस यू, एक तो ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, ये वाला ओपन होगा। तो सोचो जरा, पहले तो n माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, फिर हाफ ए का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा, बीच में प्लस भी है तो आएगा ए एन स्क्वायर बाई टू प्लस ए बाई टू, हाफ ए, ठीक है, ए बाई टू, और माइनस टू ए ए एन एन, ए एन, टू ए एन बाई टू आएगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। कुछ डाउट है अनीता कि ये कैसे आ जाएगा। इसको नो सॉल्व सर किया है, इसको सॉल्व किया है। ठीक है, n माइनस वन का होल स्क्वायर ये हो गया, a बाई टू बाहर था, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ आ गया। क्लियर। अब यस इसमें हम देख सकते हैं, इसको भी ओपन कर लें। ठीक है, ये ब्रैकेट के मतलब अंदर है ना ये, तो ये माइनस का अंदर असर जाएगा कि नहीं ब्रैकेट में। तो इसके बाहर तो प्लस था, इसके साइन सेम रहेंगे, इसके बाहर माइनस है तो इसके सब साइन पलट जाएंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस। क्लियर। सब साइन बदल गए, पलट गए, क्योंकि माइनस बाहर लगा था तो सब पे असर हुआ। अब देखो यूएन और यूएन कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल होगा, ए एन स्क्वायर बाई टू, ए एन स्क्वायर बाई टू प्लस का, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का, कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। जी ये वाले तो अब कैंसिल होंगे नहीं, यू किसी से कैंसिल नहीं होगा, माइनस ए बाई टू और ए एन नहीं होगा, तो इसको लिख लो यू माइनस ए बाई टू और प्लस ए एन। अब सर इसको ये अगर हम, है हाँ सर यू नेगेटिव है। यू नेगेटिव है, नहीं यू पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे n माइनस वन रखा था तो माइनस का u आया था, लेकिन ये बाहर माइनस होने की वजह से बाहर अंदर u प्लस हो गया था, u प्लस रहेगा। ठीक है, समझ में आया ना, प्लस क्यों रहेगा। हाँ सर समझ गया समझ गया। ठीक है, दो दो माइनस हो गए ना। अनीता यस सर क्लियर है। हेलो अनीता, क्लियर है, डाउट है, हेलो सर क्लियर है क्लियर है ना, चलो नो ठीक है। तो ये आ गया, तो या तो यही फॉर्मूला बोला जा सकता है, लेकिन इसमें दो दो जगह ए नजर आ रहा है तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तब देखते हैं, यू को अलग अलग अकेले पड़े रहने देते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए दोनों में है तो एलसीएम ले लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं ना, ऐसे हटा के यू प्लस ए एन माइनस ए बाई टू उधर लिख लिया है बस, और कुछ नहीं। इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं तो एन माइनस वन बाई टू हो गया। ठीक है, और टू को एलसीएम ले सकते हैं साथ में, तो टू एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आने लगेगा, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ठीक है, नीचे लिख दे साफ साफ, ये आ जाएगा u प्लस हाफ ए
2n-1, ठीक है, s nth का फॉर्मूला। कुछ डाउट है किसी को? सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है nth टाइम में पूछे तो। सर यहाँ पे n का मतलब तो सेकंड दे रखी होगी, वो वाली सेकंड पुट करनी है, जैसे फिफ्थ सेकंड तो फिफ्थ सेकंड, सिक्स हाँ सेकंड तो बिल्कुल सिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अगर पूछे 11 सेकंड है तो n को 11 पुट करना है, पूछे 4th सेकंड है तो n को 4 पुट करना है, जो भी जिस nth सेकंड वहां लिखा है ना, देखो nth, तो यहाँ पे n हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वही यस चीज सर। आ जाएगी, सेम चीज कॉपी हो जाएगी। 11th सेकंड है तो 11 आ जाएगा। अनीता क्लियर है? जी। ठीक है, ये कैसे आ गया, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम ले लिया, n यस। 2n-1/2 हो गया, बाई 2 को बाहर ले लिया, हाफ करके लिख दिया, ताकि ये उससे मैच करने लगे। उसमें बस ये था ना ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उससे मैच कर रहा है ना, u है फिर a हाफ a है, तो इसीलिए उससे मैच करने के लिए ऐसा बना के लिख दिया। क्लियर है? तो याद रखा जा सकता है, लगाया जा सकता है। अब इसको हम हटा रहे हैं और इंटीग्रेशन से अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे, किस तरह से ये सारी चीजें प्रूव हो सकती हैं, ठीक है, विदाउट कोई भी फिगर इगर नहीं बनाना पड़ेगा उसमें हम लोगों को। ये जो एरिया वगैरह लेने पड़े थे ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके लिए पहले इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा देखें, जो यहाँ पे यूज होने वाला है। अच्छा, पहले से बताओ जरा, इंटीग्रेशन का मतलब पता क्या है तुम लोगों को? क्या पता है इंटीग्रेशन के बारे में? क्या होता है? एक एक करके बता सकते हो। सिद्धार्थ, क्या पता है? सर मुझको नहीं मालूम है। तुम्हें नहीं सर पता? मतलब नहीं पता। क्या कह रहे हो? सर मतलब नहीं पता। मतलब नहीं पता? अच्छा, वो इंटीग्रेशन पता है, उसमें क्या होता है वही वाला बता दो, जो भी पता है। कुछ भी पता है इंटीग्रेशन के बारे में तो वो बता सकते हो। कैसे करके होता है, ऐसे लगाया रहता है साइन, ये पता है? यस सर, ये पता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं सर, तो वो इनिशियल और फाइनल की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके लगा देते हैं। हाँ। और सर जो जो उसके जो इंटीग्रेशन का मतलब वो होता है करते हैं। एडिशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोल देते तो कुछ पता है, समाकलन इसको कहते हैं ना। हाँ, क्या बोलते हैं, फिर से बोलो। यस, समाकलन। समाकलन। सर एक एक ही करें। एक तरह से ये पता है एडिशन होता है, क्योंकि किसी भी चीज के इंटीग्रेशन करने का मतलब ये हुआ कि हम उसको जोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे अगर हम तुम लोग को एक एग्जांपल दें जिससे तुम लोग को सीधा समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो ये है कि ईंट, पता है ना, ब्रिक, ईंट। यस सर। तो जो घर होता है, हाउस या होम जो भी, वो ब्रिक का इंटीग्रेशन होता है। यस सर। अनीता, समझ में आया? यस। यानी कि ब्रिक जोड़ जोड़ के हम लोग जो बनाते हैं, एक तरह का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा करते हैं, वो इंटीग्रेशन है ना उसी ब्रिक का, उस ईंट से ही तो पूरा बना है। यही चीज इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। तो जैसे कि कोई और भी चीज समझ सकते हो, जैसे रोटी किसने किसने बनाई है? फिर मैंने। बनाई है, अनीता तुमने बनाई है। जी सर। तो उसमें जो लोई होती है आटे की, ठीक है, अगर कई सारी हैं तुम्हारे पास, हम्म, और वो तुमने मिक्स कर दी, एक में एक बना दी, तो पता है ये तुमने इंटीग्रेशन ही कर दिया है इसका, एक तरह से। आई बात समझ में? जी। तुमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो मैथ्स में जो बेसिक मीनिंग है इंटीग्रेशन का वो यही है, और डिफरेंशिएशन का इसका जस्ट उल्टा है। डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है कि यही इस वाले से इसको तोड़ तोड़ के कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब अलग अलग करना होता है, ठीक है, तोड़ना या अलग अलग करना होता है। तो बड़े पार्ट से छोटे पार्ट तोड़ दिए तो डिफरेंशिएशन हो गया, और छोटे छोटे पार्ट मिला के कुछ बड़ा बना दिया तो इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आ गया ना सिंपल मीनिंग क्या है? जी। क्लियर है? अब मैथ्स के यस। हिसाब से तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एक्स वाई वेरिएबल आते हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से प्रैक्टिकल चीजें आती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजों का मतलब क्या, कि मास का इंटीग्रेशन करना। सर सोचो ये जरा, ऐसे स्पीड टाइप का। यहाँ पे
यहाँ पे ये जो लोई हैं इनको जब हम मिक्स कर देते हैं, हाथ से मिला के ऐसा बना देते हैं एक पूरा, तो ये हमने क्या किया, इस सारे मास को एक जोड़ के एक बना दिया ना, तो मास का इंटीग्रेशन नहीं हो गया, यस सर। मास का इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आई बात? जी। ठीक। या फिर हम किसी और चीज के सेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे लेंथ का। ठीक है, ये लोई को अगर हम ऐसे ऐसे रख देते, ऐसे रख के चिपका देते, तो ये क्या, किस सेंस में इंटीग्रेशन हो जाता, लेंथ का इंटीग्रेशन हो जाता। कुछ आई बात समझ में? हमने लेंथ यस। उससे बढ़ा के बना दी। एक की लेंथ कितनी थी, सिर्फ इतनी सी, डायमीटर के बराबर, लेकिन सबकी मिला के कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो हमने लेंथ को इंटीग्रेट कर दिया ना। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को हम उसी चीज में इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में घुसा के देख सकते हैं। एक डंडा है बड़ा सा, ठीक है, या आटे की लोई वाला ही मान लो, इतना बड़ा बना दिया गया है, रोल करते करते बना देते हैं ना, जैसे यूट्यूब वीडियोस में देखो चाकू से ऐसे कट कट कर देते यस हैं। सर, काट के छोटा तो करते जो हैं। चाकू से कट कट कर देते हैं, तो कट करके जो एक पीस बनता है वो क्या बना, डिफरेंशिएशन ना, यस डिफरेंशिएटेड फॉर्म बना वो, इस पूरे का डिफरेंशिएटेड फॉर्म। क्लियर है? तो हमने यस। तब क्या किया, लेंथ को डिफरेंशिएट कर दिया, लेंथ को तोड़ दिया। आ रही ना बात समझ में, क्या बात हो रही है? जी। ठीक है, तो अब मैथमेटिकली देख लेते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन तो उस दिन बताया था, ऊपर ऊपर से तो बताया था ना कि हाँ डिफरेंशिएशन बेसिक तौर पे कैसे होता है। तो डिफरेंशिएशन वाला याद है अनीता, फॉर्मूला याद है, किसके बारे में बताया था? पहली बात तो लिखते ऐसे कुछ है, डी बाई डी एक्स ऐसा लिखते हैं, और कोई भी फंक्शन होता है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, और उसका कुछ आंसर आता है, पता नहीं क्या, जो भी, जैसा फंक्शन वैसा आंसर। सही है अनीता? और हम लोगों ने किस तरह के फंक्शन का उस दिन सीखा था, वो था x टू द पावर n वाला फंक्शन। याद आया? यस। यस। है ना? कोई भी फंक्शन हो सकता था, साइन एक्स भी हो सकता था, लॉग एक्स भी हो सकता था, किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x भी हो सकता था, ये भी फंक्शन है। ठीक है, तो फिलहाल एक्स में ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लेंथ में, मास में, टाइम में लेंगे। देखो, तो इस तरह के फंक्शन का उस समय डिफरेंशिएशन सिखाया था, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी हम इसी तरह के फंक्शन का देखने वाले हैं। लेकिन पहले जरा हमको डिफरेंशिएशन बताओ क्या था वो, सर जब एन हम एक्स एन इंटीग्रेशन, माइनस वन हाँ n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर में एक कम और हो कम जाएगा। हो जाएगी। अनीता, कुछ डाउट है जी। यहाँ पे? नो। अभी हमने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। है ना? जी। डिफरेंशिएशन तोड़ना, इंटीग्रेशन जोड़ना। तो अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पहली बात तो इंटीग्रेशन लिखा कैसे जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका यही है, डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी या डी बाई डी एम, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद आगे होता है फंक्शन हमारा। अच्छा। इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाता है, उसका लिखने का अपना अलग तरीका है। ये इस तरह का साइन बनाया जाता है, देखा होगा अनीता? देखते हैं। ठीक है, ये तो देखा ही होगा, इस तरह का साइन बनता है, और यस। आगे कोई भी फंक्शन लिखा होगा इस साइन के बाद। ठीक है, और रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखा होगा, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन था x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो यहाँ पे अगर हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो करना है आगे तक लिखा होगा। तो dx लगा देंगे उसके साथ, मल्टीप्लाई में ऐसे लिख देंगे उसको। क्लियर है? इसको करना नहीं होता है कुछ भी, हम लोग को करना तो इसी को इंटीग्रेट है, लेकिन ये बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में। मान लो f एक फंक्शन है जो है 7x प्लस 5y, तो इसमें दो वेरिएबल हैं, लेकिन हो सकता है हमें किसी एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 7x प्लस 5y, और हमको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करना है तो हो जाएगा dx। ये dx बता रहा होता है कि कौन सी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर मतलब किसको इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, जैसे x को करना है कि y को करना है कि लेंथ को करना है कि मास को करना है, एंड सो ऑन। अनीता, बात समझ में आ रही है? जी। ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लगा मिलेगा, लेकिन इसको कुछ करना नहीं होगा, बस इससे कुछ समझना होगा। यस सर। क्लियर है? ये कोई फंक्शन नहीं है, जैसे यहाँ पे इसका कोई काम वैसे करके नहीं होता था ना, कुछ करना नहीं है उसको देख के, उसको देख के समझना है कि यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, बस। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, dx वही बता रहा है। क्लियर? तो एक ऐसे होगा, फिर ऐसे फंक्शन लगा होगा, और समथिंग एक रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा होगा, और इसका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका आया था वैसे ही। अब फर्क ये होता है, तोड़ने की लिमिट होती है।
क्योंकि एक लिमिट के बाद हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम तुमसे कह दें कोई आटे की लोई वाले काम में सबसे छोटी से छोटी लोइयां बना दो, उससे छोटी ना बन सके तो तुम एक लिमिट तक बना दोगी, लेकिन क्या उससे छोटी सच में नहीं बन सकती है? अगर सेम सेम काम चींटियों को मिल जाए तो वो तो कर देंगे ना, उससे छोटी भी बना देंगे। आई बात समझ में? तो जी इसीलिए डिफरेंशिएशन का क्या है कि अपनी लिमिट है, मतलब पता नहीं, यहीं तक जहां तक हमें लगता है वहां तक हो जाती है, मिनिमम जितना तोड़ सकते हैं। आई ना बात समझ में? लेकिन यस इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे एक घर बनाने में कितने ईंटें लगाने हैं इसकी कोई लिमिट है क्या? 1000 लगाओ, 10,000 लगाओ, 10 करोड़ लगा दो, क्या है? ऊपर 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 बनाते चले जाओ, होता नहीं है क्या? तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए हमको लिमिट सेट करनी पड़ती है। अपने आप लिमिट नहीं है, लेकिन हमें लगानी पड़ती है कि कहाँ रुकना है। ठीक है? यस सर, जैसे अगर घर इनिशियल वाले फाइनल। जैसे अगर घर वाले कह दें कि ठीक है, एक जगह है वहां पे थोड़ा सा गड्ढा खोदना है, ठीक है, तो पता करना पड़ेगा ना किस काम के लिए खोदना है, तो कितना गहरा चाहिए। ये थोड़ी ना कि खोदना है कह दिया और 4-5 घंटे घर वाले आए नहीं तो खोदते ही जा रहे हैं, लिमिट नहीं है तो। यस सर। आई ना बात समझ? तो उसके लिए लिमिट देनी पड़ेगी, 2 2 फुट हो जाए तो रुक जाना। क्लियर है अनीता? तो ऐसा ही जी कुछ इसमें भी लिमिट चाहिए। कोई चीज हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमको हमेशा लिमिट चाहिए होती है। तो लिमिट में शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ करना है, दोनों होनी चाहिए। तो एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। अपर मतलब कहाँ खत्म करना है, एंड कहाँ करना है, और लोअर सर लिमिट शुरू कहाँ से करना फाइनल है। करना। क्या? सर इनिशियल और फाइनल। हाँ, इनिशियल फाइनल भी बोल सकते हो। ठीक है? तो लोअर लिमिट को इनिशियल लिमिट भी बोल सकते हैं। ठीक है? और अपर लिमिट को अपर इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन में ऊपर लिखी जाती है ना यहाँ पे वैसे करके, या अपर लेयर जो भी, तो अपर लिमिट को फाइनल लिमिट भी बोल सकते हैं। ठीक है? ये लिमिट होती है। आ रही बात समझ में दोनों को? यस और जब इसका आंसर आ जाता है, जो भी आ जाता है आंसर, तो उसमें हम पहले अपर लिमिट रखते हैं, क्योंकि जनरली आंसर कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। यही तो करते हैं, फाइनल वाला पहले माइनस करके इनिशियल वाला, हमेशा यही होता है ना, x2 माइनस x1 टाइप। तो जो भी आंसर आएगा उसमें पहले हम फाइनल लिमिट रखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर इनिशियल लिमिट रखेंगे। ठीक है? ऐसा कुछ करना है। तो देखेंगे कैसे। पहले तो इसका आंसर क्या आएगा। तो ये तो जनरल फॉर्म है, इसका तो कोई आंसर नहीं आएगा। अब हम लेते हैं वैसा कि जिसका हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान देना। ये x टू द पावर n वाला एक फंक्शन ले लेते हैं, मतलब तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx तो लगाएंगे ताकि पता चल जाए रिस्पेक्ट कौन सा है। सही है अनिता? तो जी इसका आंसर क्या आएगा, इसमें जो जो काम हुए हैं सबको पलट दो, हर एक चीज को पलट दो। यहाँ पे पहले n आके मल्टीप्लाई हो गया था, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, वो भी पहले नहीं बाद में होगा। ठीक है? यहाँ पे पावर में एक कम किया गया था, तो यहाँ पे पावर में एक बढ़ाया जोड़ जाएगा, ऐड किया जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है? और मल्टीप्लाई में n था, यानी कि सर पहले ही जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में आई थी। अब जो बाद में पावर है वो डिवाइड में आएगी। आ गया समझ में? ऐसा यस यस कुछ। ये इसका आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? आंसर हो गया। यस लेकिन बस इतना है कि इसमें जो लिमिट दी होती है, जैसे x1 x2, उसको हमें रखना पड़ता है। तो हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें ऐसे लिख देते हैं x2 और यहाँ पे x1, और उसके बाद एक बार x2, पहले x2 ध्यान रखना, पहले हमेशा फाइनल लिमिट या अपर लिमिट रखी जाती है। ठीक है? तो उसको इसमें रख दो। ये पूरा फंक्शन है ना तुम्हारा, इसमें रख दो आंसर जो आया है। तो x टू द पावर n+1 है, तो x2 टू द पावर n+1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे ही तो ये रखोगी, x की जगह पे रख दिया। और नीचे n+1 था तो वो वही रहने दो, n+1। माइनस एक्स फिर वन पावर एन हमेशा माइनस। फाइनल लिमिट रखने के बाद या फाइनल वैल्यू रखने के बाद पहले माइनस लगाते हैं, तब इनिशियल रखते हैं ना। तो यस जी सर। फॉर्मूले में लगा हो या ना लगा हो, तुम्हें एक माइनस लगाना है अपनी तरफ से, ध्यान रखना, एक माइनस। उसके बाद लोअर लिमिट रखनी है। तो x1, x की जगह क्या रखो, x1, और पावर जो है वो रखो अपना जैसे जो थी इसमें जो भी था, अपॉन n+1। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा लिमिट विमिट रखने के बाद, जो भी सॉल्व होके आएगा। फिलहाल ये x1 x2 की कुछ वैल्यूज होंगी, जो भी होंगी उस हिसाब से चल जाएगा। बात आ रही समझ में? हो सकता है x1 कुछ दिया हो 5, x2 दिया हो मान लो 10, तो रखोगी तो कुछ एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आ गया ना?
कुछ भी डाउट है? यहाँ पे रूल है क्या कि बीच में माइनस रखेंगे? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल चलता है ना, कोई भी चीज चेंज किसी चीज का कैसे देखती हो, बाद माइनस पहले का ना। कोई चीज का चेंज कैसे देखा जाता है? अभी हम लोग जो डेल्टा एक्स देखते थे तो कैसे यस, देखते थे, x2 माइनस x1 ना। यस। फाइनल पहले रखते हैं माइनस करके, इनिशियल रखते हैं शुरू वाला। तो ऐसे ही यहाँ पे है, अपर लिमिट का मतलब आखिरी कहाँ तक जाना है ना, वो फाइनल लिमिट हो गई ना। तो इसीलिए पहले फाइनल लिमिट रखते हैं फंक्शन की जो भी वैल्यू आए, बीच में माइनस, फिर इनिशियल लिमिट रखते हैं जो भी वैल्यू आए। इसलिए रूल है, रूल तो है पर उसका रीजन। बात आई समझ में? सर dx का मतलब स्मॉल चेंज होता है ना? हाँ, डी मतलब लगाते हैं डिफरेंशिएटेड फॉर्म के लिए। कोई भी चीज का छोटा सा छोटे से छोटा पार्ट, एक लेंथ है, उसके मतलब छोटे 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 टुकड़े कर दो, सबसे छोटा टुकड़ा डी होगा, मतलब डीएल होगा, अगर एल लेंथ था टोटल तो। ठीक है, उसका वो मतलब होता है। तो बात ये है ना कि जो चीज हम इंटीग्रेट करने वाले हैं उसकी छोटी वाली चीज तो पता होनी चाहिए ना हमें। जैसे जो जी, जो बड़ी लोई बनाने वाले हैं तो छोटी लोई कितनी बड़ी है वो भी तो होना चाहिए हमारे पास। ये थोड़ी ना कि हम कोई भी रैंडम ले लेंगे, इतनी छोटी छोटी दे दें तो तब अलग हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसके रिस्पेक्ट में करना होता है वो, इसीलिए यहाँ पे रखना पड़ता है dx dl जो भी है। हो गया क्लियर? पक्की बात, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है ना? ध्यान यही रखना है कि x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है x टू द पावर n प्लस वन, यानी कि जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा, और उसके बाद n प्लस वन, यानी कि नीचे डिवाइड में वही सेम पावर रख दी जाएगी। ठीक है, पावर का मतलब उसकी वैल्यू रख दी जाएगी जो भी है। अब एक एग्जांपल ले लें। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब और dx लगा देते हैं, क्या आएगा आंसर बताओ। x की पावर 4/4। अनीता, हेलो अनीता, क्या है जी, आंसर? ये आएगा, चेक करो। जी, पक्का ना? क्योंकि पावर में एक जी, बढ़ाना है, तीन से बढ़ यस। के चार हो जाएगी, और वही जो पावर आएगी बढ़ के वो नीचे डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, अब तुम बताना जी, अनीता, एक्स टू द पावर सेवन का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स एक्स पे पावर 8 अपॉन अपॉन 8। 8। यही सेम चीज यहाँ पे भी छप जाती है, बस और कुछ नहीं, n प्लस वन। देख रहे हो ना, पावर के ही बराबर नीचे वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। क्लियर है? ये आंसर आ जाएगा। ठीक, जो हमने डिफरेंशिएशन में रूल सिखाए थे वो यहाँ भी लगेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई है, जैसे 4 का मल्टीप्लाई या कुछ भी ऐसा है, 6 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो और तो अगर वो वेरिएबल में मल्टीप्लाई है या वेरिएबल में डिवाइड में आ रहा है तो उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो बस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और बाद में ऐसे मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे उसको। सर कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, डिवाइड है तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन ऐड में है तो बात अलग हो जाती है फिर। ठीक है, एडिशन में है तो या फिर सिर्फ कांस्टेंट लिखा ले। अगर हम कहें 6 का इंटीग्रेशन करना है तो अभी बताएंगे कैसे, लेकिन इसका तो बताओ। इसका समझ में आ गया ना कि अगर कोई चीज है, वेरिएबल है हमारे पास, उसमें कुछ मल्टीप्लाई है, ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे तो इस 6 से कोई मतलब नहीं है, ये 6 बाहर ले लो, तब इंटीग्रेट कर दो और बाद में 6 को मल्टीप्लाई कर दो, बात वही आने वाली है। ठीक है, कुछ भी डाउट? बस अब ये कट वट करना जो भी होगा तो हो जाएगा अपना, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अनीता, डाउट है? जी, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये जो माइनस बीच में रखे हैं ये क्लियर नहीं हुआ मुझको। ये जी, कोई भी चीज जो चेंज हो रही होती है, अगर अच्छा अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मार्क्स 80 आ रहे थे, इस बार जी, 90 आए हैं, पिछली बार 80 आए थे और इस बार 90 आए हैं, तो कितना चेंज आया? 10%। परसेंट नहीं, 10 का। मार्क्स थे, परसेंटेज नहीं थे। 10 का चेंज आया ना, ये पता यस, कैसे चला तुम्हें 10 का चेंज आया? फिर फाइनल माइनस इनिशियल। यही तो बात है, बाद वाले से तुमने पहले वाले को घटा के देखा ना, और यस, +10 का चेंज आया तुम्हारे में। ठीक है, और अगर यस, मान लो 70 आए होते तब भी 10 का चेंज होता, पर वो कैसा चेंज होता,
माइनस 10 का। नेगेटिव। तो ये -10 नेगेटिव चेंज कैसे पता चला? क्योंकि हम बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं, यानी कि यस 70 माइनस 80 करते हैं, तो इसीलिए क्या आता है -10। तो यस क्लियर हो। फाइनल माइनस इनिशियल करना ही होता है ना जनरली। तो यहाँ भी जो ये अपर यस लिमिट है ये फाइनल है, लोअर लिमिट है वो इनिशियल है। इसीलिए पहले अपर लिमिट जब रखते हैं तो ये हमारा पूरा फाइनल आंसर होता है, ये हमेशा हमारा इनिशियल आंसर होता है, तो इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्लियर हो गया? जी। ठीक है, बढ़िया। यहाँ तो समझ में आया ना? ये इसमें बताओ, यस सर। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तब भी बात वही है कि x³/6 था मान लो, ठीक है? तो वो बाई 6 तुम बाहर अलग से ले सकते हो, ऐसे बाई 6 रख लो और बाद में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सेम बात है। तो नीचे 1 अपना 12 हो जाएगा, ठीक है? उससे कुछ दिक्कत नहीं आती है। क्लियर? कांस्टेंट अगर है तो वो अलग से आ जाता है। अब बात आती है कि अगर सिर्फ कांस्टेंट लिखा हो, मान लो 5 का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो है ही नहीं कुछ, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन में ऐसे में क्या होता था, अगर 5 का डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन में क्या आता था अनीता? सर 0। 0 आता था, यस याद है? याद है ना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता था, कोई भी कांस्टेंट हो, 2 5 7 कुछ भी ले लो, ठीक है? 0 आता था। तो इंटीग्रेशन में 0 नहीं आएगा, उसका रीजन, डिफरेंशिएशन में 0 कैसे आता था ये पता है? इस 5 को हम लिख लेते थे 5 इंटू 1, फिर इस 1 को हम लिख लेते थे x⁻0, और यस सर। 5 को अब बाहर ले लेते थे, d/dx ऑफ x⁻0 लिखते थे। अब फॉर्मूला लगाते थे x⁻n वाला, तो 0 मल्टीप्लाई में x⁻0 - 1, लेकिन x की पावर चाहे अब कुछ भी आ जाए, मल्टीप्लाई 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा? 0। 0। अब बाहर 5 लगा हुआ है, वो भी मल्टीप्लाई कर लो तब भी कुछ होने नहीं वाला, घूम फिर के क्या आएगा? 0। इसलिए 0 आता था, ठीक है? लेकिन इसमें अगर हम करके देखें, ये सेम रूल अप्लाई करें, अच्छा लगा ना इंटीग्रेशन में। हाँ 5 लिखा है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको भी वैसे ही लिख लो, 5 इंटू 1 dx लिख लिया। इसको लिख लो 5 इंटू x⁻0 dx, लिख सकते हैं ना अनीता? जी सर। ठीक है, तो 5 बाहर ले लो, x⁻0 मतलब x⁻n। अब यहाँ सेम फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1, यानी कि x⁻1 अपॉन 1, और बाहर 5 मल्टीप्लाई है तो 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्या आ गया आंसर? 5x आया, ठीक है? तो अगर जी सीधा सीधा याद रखना है तो जो जिस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होगा, तो अगर सिर्फ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है तो वो रिस्पेक्ट वाला उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो 5 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टाइम का रिस्पेक्ट लिया गया है, इंटीग्रेशन का रिस्पेक्ट टाइम लिया गया है, 5t आ जाएगा सीधे सीधे। क्लियर हो गया? कैसे आया वो हमने पूरा लॉजिक दिया, पर हर बार ये नहीं लगाना है ना, सीधे भी यस डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट यहाँ जी पे? नो। ठीक। माइनस में भी कोई चीज होगी तो मान लो 1/x⁴ है, इसका इंटीग्रेशन करने को कह दिया जाए तो इसको भी पहले x⁻⁻4 लिख लो, ऊपर ले सर जाओ, ये हो जाएगा सर। सही है ना? ऊपर ले जाओ तो -4 हो गया। अब वही कर दो, x⁻⁻4 + 1 मतलब कि -3, है ना? और अपॉन -3, सही है? तो x⁻⁻3 को डिवाइड में ले आओ, यानी कि, और -1/3x³ हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तुम लोगों को अच्छे से? बताओ अनीता, क्लियर नहीं है? नो सर। क्या हुआ? पहली बात तो ये बताओ, x⁻2 लिखा है तो इसको 1/x⁻2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो ये जी x⁴ 1/x⁴ था, ऊपर ले गया x⁻⁴ हो गया, तो अब ये उसी फॉर्मूले का हिस्सा बन गया ना x⁻n वाला, अब यस हम लगा सकते थे उसमें। तो -4 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? -3। यस तो पावर में आया -3, तो नीचे भी आया -3, ठीक है? अब इसको ऊपर ही तो नहीं रखे रहेंगे, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आएंगे तो x की पावर +3 हो गया, ठीक है? यस
और बाकी ये 3 लिखा था माइनस का, तो 3 रहने दिया, माइनस को ऊपर लगाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। डिनोमिनेटर में माइनस जनरली लगा हुआ मिलता नहीं है ना, 1/-5 नहीं लिखते, -1/5 लिखते हैं। अगर आ भी रहा है तो बाद में आखिरी आंसर में कभी भी ऐसा लिख के मत चले यस आना, सर। ठीक है। फाइनल आंसर इस फॉर्म में लिखा जाता है कि माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, लगाते बीच में ही है। क्लियर है, या न्यूमरेटर में लगाते हैं, ठीक है। जी। अब आ गया ना समझ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब जवाब देना यहाँ पे फटाफट तुम लोग, 2 मिनट में सारी इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव होने वाली। ठीक है। हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं, लिखा रहने देते हैं, ताकि तुम लोगों को रेफरेंस मिलता रहेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। इसको यूज करके हम लोग करने वाले हैं। देखो, तो अब हम फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन शुरुआत पहली बार कहां से की थी बताओ अनीता, जो तब प्रूव किया था अभी फर्स्ट इक्वेशन, तो कैसे शुरुआत की थी? एवरेज एक्सेलरेशन लिया था ना फॉर्मूला, सर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना। ए का फॉर्मूला लिया था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया था, सही है अनीता। जी। यहाँ पे हम बस चेंज इतना करेंगे कि एवरेज ना लेके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेंगे, यानी कि a इज इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt, याद है यस। इंस्टेंटेनियस यही होता था ना, एक इंस्टेंट पे टाइम भी स्मॉल हो जाएगा, dt वेलोसिटी भी स्मॉल चेंज में आएगी। क्लियर, इंस्टेंटेनियस यस। एक्सेलरेशन शुरुआत देखो यहीं से हो रही है कुछ हद तक, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब dt को हम उधर लेके चले जाएंगे, तो a dt हो गया इज इक्वल टू dv हो गया, सही। जी। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन a dt इस तरफ आएगा, और उस तरफ क्या आएगा, इंटीग्रेशन dv। तो जब भी ऐसा कुछ आए कि dt का रिस्पेक्ट है, यानी कि इस तरफ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बताओ, लेफ्ट साइड, टाइम के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं, है ना। dt यस। लिखा है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, इस तरफ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, सर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो काम चलेगा, इसको 1 मान लेंगे ना हम, तो 1v आ जाएगा, यानी कि इसका तो v आ जाएगा। क्लियर है, जैसे 5 का आया था याद है, खाली 5 का इंटीग्रेशन किया था तो क्या आ गया था, 5x आ गया था। अब सोचो जरा सिर्फ dx होता तब क्या आता, सिर्फ x आ जाता ना। आई बात समझ में, यस। 1x आता तो मतलब x आ जाता, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे dv का तो v आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके साथ कुछ है भी नहीं तो कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। लिमिट भी हम लगा देंगे इसकी, इनिशियल फाइनल, ठीक है, v1 और सर v2, माइनस वी हो जाएगा। या फिर v और v0 लिमिट लगा देंगे, सॉरी उल्टा, v और यहाँ पे v0, इनिशियल लिमिट v0 और फाइनल लिमिट v। कुछ डाउट है? लेकिन इधर जरा ध्यान देना अच्छे से, a जो है, a में हमको चेक करना है क्या a टाइम पे डिपेंडेंट है। यस सर। अनीता, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है क्या, निर्भर है उसके ऊपर? इसको कैसे पता करेंगे? बड़े आराम से पता कर लेंगे, नहीं है निर्भर। सिद्धार्थ गलत बोल रहे हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का मतलब वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब टाइम पे निर्भर वैसे तो हम नहीं है। पढ़ रहे हैं ना, वैसे तो होता तो है ना कि एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट। नहीं है, गलत समझ रहे हो तुम, फॉर्मूले के हिसाब से सब कुछ तय नहीं कर सकते हो। v इज इक्वल टू आई आर भी होता है, लेकिन r जो है v और i दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं होता है, सर मैं किसी तो पे भी सवाल नहीं। निकले से ड्राइव कर रहा था, सॉरी सर। समझ में आई बात, फॉर्मूले के हिसाब से कह रहे थे ना, अब समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हो, मतलब क्या हम कह रहे हैं। अनीता, जी सर। बात क्लियर है कि कोई जी। चीज टाइम के साथ बदल नहीं रही है तो टाइम पे डिपेंड कैसे हुई, नहीं हुई ना, नहीं। ठीक है। तो यस। वही है,
ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, और टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है मतलब इसका अगर कोई हम फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें टाइम नहीं आना चाहिए देखा जाए तो। ठीक है, अगर कोई रियल फॉर्मूला बनाएंगे एक्सेलरेशन का, वो नहीं भी आता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाले से एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, तो ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब इसके फॉर्मूले में टाइम नहीं आएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये पता है कैसा है, जैसे एक 5 होता है या 3 होता है या 2 होता है, बस उससे ज्यादा ए कुछ नहीं है, ए की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, मतलब एक वेरिएबल नहीं है ना, चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर v होता ना तो हम ये v को बाहर नहीं ले सकते थे इंटीग्रेशन के। क्यों? क्योंकि v टाइम पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ। आई बात जी समझ सर। में? अभी आगे यस। एक और इंटीग्रेशन आएगा जब ये v आएगा अंदर, और हम दिखाएंगे इसको बाहर नहीं लेना है। लेकिन फिलहाल अभी हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन को आराम से इंटीग्रेशन के बाहर लिया जा सकता है, और सिर्फ dt का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे उसकी कोई डिपेंडेंस है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कुछ भी है, 5 3 2 7 कोई भी नंबर है तो बाहर लिया जा सकता है इंटीग्रेशन की, दिक्कत क्या है? क्लियर? ऐसे लिया जा सकता है। आई ना बात समझ में? तो बाकी इसकी भी लिमिट होगी अपना 0 से t मान लेते हैं, एक्सेलरेशन को ले लिया बाहर, 0 से t लिमिट है dt, इधर v नॉट से v लिमिट है dv। सही। अब बताओ लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? dt का खाली t नहीं आ जाएगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है खाली x, वैसे dt का क्या आ जाएगा t। टी। तो यहां से a है और एक t उसका आंसर आएगा, लेकिन अभी हमने लिमिट नहीं रखी है, लिमिट रखनी पड़ेगी पहले, डायरेक्ट a से मल्टीप्लाई नहीं होगा। राइट साइड में भी उसका आ जाएगा v, लेकिन अभी भी उसमें भी लिमिट नहीं रखी गई है। तो जब हम लिमिट रखेंगे तो a, लिमिट रखने से t माइनस टी नॉट आ जाएगा। बात आई समझ में? t की जगह पहले t रखो, फिर t की जगह 0 रखो, बीच में माइनस लगाओ। क्लियर? उस तरफ v की जगह पहले v रखो, फाइनल लिमिट पहले रखते हैं ना अपर वाली, ठीक है, फिर माइनस लगाओ, फिर u की जगह रखो। ठीक है, मतलब v नॉट रखो v की जगह, ये वाली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। क्लियर है? तो ये जी हो सर। गया at, और उधर हो गया v माइनस वी नॉट, v माइनस वी नॉट है उधर, इस तरफ ले आओ, प्लस वी नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू v। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? v नॉट प्लस at, जिसको हम और v नॉट को चेंज करना चाहें तो v इज इक्वल टू u प्लस at भी बोल सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को कि ये कैसे आ गया? नो सर। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है तो डाउट है सिद्धार्थ? लगता है अभी बोल नहीं पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर है ना? हटा रहे हैं हम इसको। यस सर क्लियर है। ठीक, तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन कौन सा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन के थ्रू प्रूव कर दिया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वही होती है। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड वाली। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी इंटीग्रेशन से, लेकिन उसकी स्टार्टिंग होगी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से नहीं। किसके फॉर्मूले से होगी बताओ? किसके फॉर्मूले से करें? वेलोसिटी के फॉर्मूले से करें क्या, या एक्सेलरेशन वाले से ही करें? इसमें किससे किया है देखो, यहाँ पे ये हुई है, इन्होंने लिया है बाय डेफिनेशन, ये फर्स्ट वाली प्रूव हो गई है, देख रहे हो ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वाली प्रूव हो गई है। ठीक है, और सेकंड वाले में फर्दर उसके बाद किया v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, वहां से स्टार्ट किया है, तो हाँ ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं वैसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इससे भी कर सकते हैं। तो इसको करते हैं चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन, मतलब फॉर्मूला? dx बाई dt। कुछ डाउट अनीता? नो सर। सही है ना? जी। अगर हम dt को इस तरफ ले आए तो v dt हो जाएगा, और उस तरफ dx हो जाएगा। अब अगर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखें
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरफ भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसको छोटा सा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, चलो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया v dt इज इक्वल टू dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, सही है। लिमिट लगा सकते हैं, टाइम का रिस्पेक्ट है तो यहाँ लिमिट भी टाइम की लगेगी 0 से t, यहाँ x का रिस्पेक्ट है, x का मतलब पोजीशन, तो पोजीशन की ही लिमिट लगेगी, यानी कि इनिशियल x नॉट और फाइनल x, सही है ना। इसको लेकिन लेट करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा कि हाँ हमने x1 को x नॉट लेट किया है और x2 को x लेट किया है, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ डाउट यहां तक, कैसे आ गया? नहीं ना? नो नहीं सर। था, ठीक है। तो यहाँ पे v जो है, v बाहर किया जा सकता है क्या इंटीग्रेशन के, यहाँ बाहर ले सकते हैं इसको, बताओ, ऐसे बाहर ले लें, अंदर खाली dt का बच जाएगा, नहीं ले सकते हैं बाहर। क्यों? क्योंकि जिस तरह की इक्वेशन हम प्रूव कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, जिसमें एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते तब v कांस्टेंट हो जाता, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो लेते तब v कांस्टेंट हो जाता, कांस्टेंट होता तो बाहर आ सकता था, लेकिन अभी क्योंकि एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी ना टाइम के साथ, यानी कि वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट हो गई फिर तो, इसलिए ये अंदर ही रहेगी। हाँ, इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं टाइम में, अगर हमारे पास हो तो हमारे पास वैल्यू है, तो v इज इक्वल टू वही वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो यहीं पे हम लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है, फर्स्ट वाली मतलब वही v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो v की जगह यहां पे रख दो क्या, v नॉट प्लस ए टी, ठीक है, और ये dt हो जाएगा 0 से t, इस तरफ dx तो है ही है, x नॉट से x। यहां तक किसी कुछ डाउट है, क्या हुआ, क्यों किया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने में वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, फाइनल वाली, याद है ना, तो हमने उसकी वैल्यू उठा के रख दी v नॉट प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्लियर है। यस जी। अब एक चीज और जानने की जरूरत है जो अभी हमने इंटीग्रेशन में नहीं बताया था, जो बात हमने डिफरेंशिएशन में कही थी कि ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो सकता है, यानी कि ऐसे अगर लिखा हुआ है तो अलग से हम डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी वाई लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों पे अलग अलग किया जा सकता है डिफरेंशिएशन, अगर बार एक बार में लिखा हुआ है तो, क्लियर है। सेम बात इंटीग्रेशन के लिए भी अप्लाई होती है, यानी कि इंटीग्रेशन में मान लो एक f1 फंक्शन है, f1x, एक f2 फंक्शन है, ठीक है, या एक f फंक्शन है और g फंक्शन है, gx, ठीक है, और उस पूरे का इंटीग्रेशन करना है हमको x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम अलग अलग से भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें अलग इंटीग्रेशन कर दें x के रिस्पेक्ट में, प्लस लगा के बीच में जो भी साइन था वो लगा के gx का अलग कर दें, आई ना बात समझ में, क्या बात कर जी। रहे हैं, ये कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम इनको अलग अलग करेंगे, यानी कि v नॉट का अलग हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट dt, वही 0 से t टाइम लिमिट प्लस बीच में प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, इसमें भी 0 से टाइम, इस तरफ वही है x नॉट से x और dx। कुछ डाउट यहां तक? नहीं। अब हम इसमें से कुछ चीजें बाहर ले सकते हैं, जैसे कि v नॉट को हम बाहर लिख सकते हैं, a को हम बाहर लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब a कांस्टेंट है, v नॉट भी कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है पता है ना, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल का यस मतलब पहले शुरू में कितनी थी, तो शुरू में जितनी थी उतनी तो थी, मतलब वो चेंज थोड़ी ना हो रही है, इनिशियल मतलब एक फिक्स टाइम की बात की जा रही है, फिक्स टाइम पे कैसे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो v नॉट या u हमेशा ही कांस्टेंट चीज होती है, आई बात समझ में, v चेंज हो यस सकता है
u चेंज नहीं होता, तो v नॉट बाहर आ सकता है। तो इंटीग्रेशन किसका हुआ? खाली dt का। ठीक है, इसमें से भी a बाहर आ सकता है, इंटीग्रेशन किसका हुआ? खाली t dt का। यहाँ पे t dt है, ये एक t भी है ना अंदर, तो इसको हम x की पावर 1 जैसा भी देख सकते हैं, जैसे x की पावर 1 होता। ठीक है, तो x स्क्वायर बाई 2 आता। क्लियर? अब देखो Yes. नेक्स्ट स्टेप, ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेप कहाँ लिखे? नीचे यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ नीचे देखो। तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी? v नॉट तो आएगा ही, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t आता है ना, और लिमिट Yes. रखनी पड़ेगी 0 से t, प्लस a बाहर है, t dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो ये होगा x ऐसा जैसे कि x dx का इंटीग्रेशन हो रहा हो, x की पावर 1 है, तो क्या आता? x की पावर 2 बाई 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? t स्क्वायर बाई 2। कुछ डाउट है? t dt का इंटीग्रेशन, t की पावर 1 है ना, तो पावर 2 हो Yes. जाएगी, नीचे भी 2 हो जाएगा। क्लियर? उस तरफ dx का खाली इंटीग्रेशन है, तो वो x हो जाएगा, और लिमिट रखी जाएगी x नॉट और x। ठीक है, अब लिमिट रख देते हैं, v नॉट t माइनस 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस a यहाँ पे आएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, उस तरफ आएगा x माइनस x नॉट। कुछ भी डाउट लिमिट रखने में? पहले फाइनल रखी, बीच में माइनस लगाया, इनिशियल रखा। अनीता बताओ। हेलो? हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है अनीता? जी। कह रहे हैं कुछ डाउट है इस स्टेप में? जी सर। क्या बताओ? यहाँ पर x माइनस x 0 क्योंकि कैसे x हो? की जगह पहले x रखेंगे, फिर x की जगह x नॉट रखेंगे। जी वो फाइनल तो हो। पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे एक ही चीज तो है ना खाली, जिस तरह का फंक्शन होगा, जैसे मान लो साइन x होता, ठीक है, उसमें x नॉट और x रखना होता, तो पहले हम x की जगह पे x रखते तो साइन x हो जाता। ठीक है, बीच में माइनस जी। लगाते, फिर x की जगह पे x नॉट रख देते, तो ये आ जाता। तो वैसे ही यहाँ पे खाली x लिखा था ना, तो x की जगह Yes. पे x रखोगे तो x की जगह पे x नॉट रखोगे तो x नॉट, बीच में माइनस। क्लियर है कैसे आ गया? जी। बस वही है, सिंपल है। ठीक है सिद्धार्थ, क्लियर है ना सब कुछ? यस सर। ध्यान देते रहना, बस जरा सा बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं। ठीक है, वी नॉट टी ये हो जाएगा, इसको हटा दें, आप सीधे वी नॉट टी लिख दें। वी नॉट टी ये वाला 0 स्क्वायर बाई 2 मतलब 0 हो जाएगा पूरा। न्यूमरेटर में 0 होने का मतलब क्या? 0 हो गया ना पूरा ये टर्म। तो बचा क्या? टी स्क्वायर बाई 2। और सोचो जरा, a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 लिखा है, तो इसका मतलब है हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो हम इसको यस लिख सर। सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसको तो हम डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं ना, x माइनस एक्स नॉट को, यही तो डेल्टा x है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो उसको अगर s लिख दें तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? अब वी नॉट को यू लिख सकते हैं। कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। क्लियर है ना? सिंपल है। कैसे प्रूव हो गया सब समझ में आया होगा काफी हद तक। ठीक है, करके जी। देखोगे और आएगा। तो अब इसके नेक्स्ट वाली प्रूव करते हैं, लास्ट वाली। ठीक है, उसको भी इन्हीं में से किसी से प्रूव कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया है वैसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको भी फटाफट देखेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। चौथी वाली प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, क्योंकि चौथी वाली सेकंड वाले से ही डिराइव होके आई थी, याद है ना, एसएन वाली। क्लियर? तो उसको नहीं करेंगे, थर्ड वाले को इससे करेंगे। देखो क्या होगा। थर्ड वाले की शुरुआत इन्होंने कहां से की? ये वाला जब प्रूव हो गया, थर्ड वाले की शुरुआत इन्होंने की फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से, ठीक है, इससे स्टार्ट होगा। तो a इज इक्वल टू
dv/dt। यहां तक कुछ डाउट किसी को? लेकिन अगर इसमें हम dt इधर ले जाएं तब तो ये पहले वाले जैसा हो जाएगा ना, इससे फिर फर्स्ट प्रूव हो जाएगी, थर्ड तो प्रूव होगी नहीं, तो यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे। अच्छा, करना क्या है, टाइम हटाना पड़ता है ना थर्ड वाली प्रूव करने के लिए, तो इसका जी मतलब हमें टाइम हटाना पड़ेगा। तो हम कैसे हटाएं? तो हम एक dx का मल्टीप्लाई कर दें और एक dx का डिवाइड कर दें, यानी कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डिवाइड। क्यों किया ऐसा पता है? क्योंकि ये दोनों मिला के वेलोसिटी बना देंगे। टाइम गायब हो गया, जी बात आई ना समझ में? ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लो कि अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वो क्या होती है, dx/dt होती है। तो यहां से dt की वैल्यू क्या आएगी, dx/v आएगी, जी dt की वैल्यू। तो ये dt की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो a इज इक्वल टू dv/dx/v, ये हो जाएगा। तो d अपॉन जो v है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। कुछ डाउट? a इज इक्वल टू ये आ जाएगा v dv/dx। अब हम dx को उठा के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, a dx इज इक्वल टू v dv। कुछ भी डाउट? क्या हो गया, कैसे हो गया? डाउट है अनीता? नो सर। पक्का ना? dt को यस यहां से उठाया, dx/v था, रख दिया, अपॉन था तो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा v, है ना, v dv हो जाएगा। ध्यान रखना इसको dv v मत लिख देना, क्योंकि ऐसे में फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक साथ रहता है। dv या dx जो होता है ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता है कि d अलग है x अलग है मल्टीप्लाई है, वो बस लिखने का तरीका है। जैसे डेल्टा x लिखा जाता है तो क्या डेल्टा x से मल्टीप्लाई है? नहीं ना। नहीं। तो ऐसे ही d भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो वो dv अलग है और ये v अपना अलग है। क्लियर? ये v मल्टीप्लाई dv लिख सकते हो, ठीक है। अब dx को उधर ले गए, ये आ गया। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इस तरफ भी इंटीग्रेशन लगा दिया, a dx हो गया, उस तरफ भी इंटीग्रेशन लगा दिया, v dv हो जाएगा। कुछ भी डाउट यहाँ तक? यहाँ तो नो इंटीग्रेशन और आसान नजर आ रहा है, क्योंकि a तो कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर, है ना। x के जो लिमिट है x0 और x रखेंगे, v की जो यहाँ पे v dv है तो सीधा सीधा v की लिमिट रख देंगे, v की स्टार्टिंग लिमिट है v0, फाइनल लिमिट है v। इंटीग्रेट जब करेंगे तो आएगा इस तरफ आएगा x, क्योंकि सिर्फ dx का इंटीग्रेशन है तो x आ जाएगा, फाइनल लिमिट x, इनिशियल लिमिट x0। उस तरफ v dv है, यानी कि वो v टू द पावर 1 जैसा, यानी कि v²/2 आने लगेगा। कुछ डाउट है? और लिमिट रखेंगे v0 और v, सही है ना अनीता? डाउट? सर यहाँ पे b² / 2 कहाँ से, मतलब 2 कहाँ से आया, b² तो क्लियर है, v अपन 2। स्क्वायर पावर ही तो नीचे मतलब डिवाइड में भी आती है, v की पावर 1 था ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यस v यस की पावर 1+1 अपॉन में तो 1+1 यानी कि 2 आता है ना, वही से तो है, जी n+1 डिवाइड में भी तो होता है, ठीक है। तो v²/2 आ गया। अब हम दोनों में लिमिट रखेंगे, इधर लिमिट क्या आ जाएगी, x माइनस x0, उधर क्या आ जाएगा, v²/2 माइनस v0²/2, सही है, यस क्योंकि एक बार v एक बार v0। अब बाई 2 एलसीएम ले सकते हैं तो एक साथ ले लेते हैं दोनों के, ठीक है। और उस तरफ x माइनस x0 को s लिखा जा सकता है ना, s इज इक्वल टू x माइनस x0 होता ही, क्लियर। तो s लिखा जा सकता है, 2 को उस तरफ लेके जाया जा सकता है तो 2as हो जाएगा, सही। और ये जी माइनस का v0² जो है वो उधर लेके जाया जा सकता है तो ये प्लस का v0² हो जाएगा। फाइनली क्या आया, v² इज इक्वल टू v0² प्लस 2as, या फिर v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, सेम बात। कुछ भी डाउट है कहीं? नो पक्का सिद्धार्थ? क्लियर? बताओ, खत्म हो गई क्लास, क्लास था ये, हाँ यस सर, आगे। क्लियर है ना सब पूरा? इसलिए थोड़ा टाइम लेके हमने करवा दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हुआ, लेकिन कम से कम ये वाली चीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये एक लिमिट तक यहाँ तक खत्म हो गया कि तीनों इक्वेशंस कैसे प्रूव होंगी,
और दोनों तरह से कैसे प्रूव होंगी। तो इसके बाद ये क्वेश्चन वगैरह कुछ है, फर्स्ट मेथड, और ये सब तो बातें अलग है, कैसे कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन करने की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को तो अलग अलग तरह सॉल्व कर सकते हैं, वो दिखा रहे हैं। इसके बाद बात आएगी बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी की। ठीक है, ये कुछ चीजें होंगी। टाइम के साथ वेलोसिटी उल्टा अगर देख रहे हैं तो जी, मतलब अंडर ग्रेविटी अगर देखें, जो एक्सेलरेशन है उसको हम ग्रेविटी से रिप्लेस करें तो यही सेम इक्वेशन अलग अलग तरह से आएंगी, जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी ए टी की जगह जी टी हो जाएगा, एक्सेलरेशन जी वाला ले लें तो। ठीक है, कोई बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो उसके हिसाब से माइनस जी टी होने लगेगा या प्लस जी टी होगा, डिपेंड करता है कि ऊपर जा रही है कि कोई बॉडी नीचे आ रही है। आई बात समझ में? लेकिन ये हम नेक्स्ट टर्न पे क्लियर करके बताएंगे कि जब वो g से हम रिप्लेस करेंगे वही सेम एक्सेलरेशन को, तब इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंजेस क्या आएंगे। क्लियर है ना? चलो, तो ये वाली बातें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी भी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे कि क्या होगी दो चीजों की। और ये सिंपल सी चीज है, देखो खत्म हो गया। नेक्स्ट टर्न पे ये चैप्टर का लास्ट टर्न है, हो सकता है कम टाइम में ही खत्म हो जाए। चलो, क्लास ओवर।